आपको बोला था कि आज हम शुरुआत करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेजर चेंजेस अभी आने स्टार्ट हुए हैं और इसमें जो चेंजेस आए हुए हैं ना वो अभी तक कंटिन्यू हैं। यानी अंग्रेजों के जाने के बाद स्टिल वो चेंजेस कंटिन्यू हैं, बस नाम बदल गए उस चीज के। ठीक है, और इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है ना। देखो किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद अंग्रेजों को लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रही, तो उन्होंने सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद एक्ट लेके आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए 1861। फिर लेके आए 1892। 1892 के बाद लेके आए 1909। फिर बदलाव करे, कांग्रेस का प्रेशर बढ़ा 1919। उसके बाद उसके अंदर चेंजेस करने के लिए उन्होंने साइमन कमीशन बुलाया। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट दो आई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो फिर सरकार ने खुद ही अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वो सारे चेंजेस अब देखेंगे हम। तो देखो बेसिकली क्या चेंजेस आप देखोगे। ईयर 1919 के अंदर आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हमने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना था। और 1927 में साइमन कमीशन बुलाया गया था, जिसको क्या करने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने थे। लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, इसका अगेंस्ट में सारे के सारे इंडियन लीडर्स ने बोला साइमन गो बैक, यानी कि इसका अपोज करा। ठीक है, तो नो, क्योंकि क्यों अपोज करा, नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था इसके अंदर, तो साइमन कमीशन का अपोज करा गया। लेकिन स्टिल क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास हम लोग गए थे तो उनसे पूछा गया कि भाई साइमन कमीशन में इंडियन क्यों नहीं है। तो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन, क्या इंडियन इतने कैपेबल हैं कि वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो हमने बोला यस वी आर कैपेबल। तो मोतीलाल नेहरू के अंडर में हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट तैयार करी। फिर हम अपनी रिपोर्ट लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास गए थे। तो दो, एक रिपोर्ट तो नेहरू रिपोर्ट आने वाली थी, दूसरी साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो दो रिपोर्ट हमारे पास थी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। अब देखो इसके बाद हमने ये भी देखा, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 से 1932 तक। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीज थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर पब्लिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933। कोई बच्चा बताएगा व्हाट डू मीन बाय द व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर मीन्स व्हाट? ये व्हाइट पेपर आज भी यूज होता है, ध्यान रखना। जब भी पहली बार किसी भी पेपर पे लॉ लिखा जाता है, किसी भी पेपर पे, चाहे उसका कलर येलो हो, रेड हो, डजेंट मैटर, पहली बार जब भी कोई कानून लिखा जाता है ना किसी भी पेपर पे, उसको बोलते हैं व्हाइट पेपर। ठीक है ना। यानी कि पहली बार जब कोई कानून पब्लिश करा जाता है तो व्हाइट पेपर होता है वो। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दीज थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर पब्लिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। व्हाइट पेपर पब्लिश का मतलब है पहली बार लॉ को पब्लिश करा गया, कानून को पब्लिश करा गया। साथ में रिपोर्ट थी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की, जो इन्होंने तीन कमेटियां भेजी थी इंडिया के अंदर, उनकी रिपोर्ट भी आई। तो अब देखो इस एक्ट के अंदर क्या बदलाव करे। तो सबसे पहले तो हमें वही देखना है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या कोई चेंजेस आया या नहीं आया। ठीक है, तो किस तरीके से पहले कंट्रोल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में कंट्रोल हुआ करता था इंडिया का, और उसका एजेंट इंडिया में हुआ करता था वायसराय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ बैठा करता था, ब्रिटेन। तो उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो कौन थे, लॉरेंस डंडास। लॉरेंस डंडास को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय बनाया गया था। अब देखो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजेस थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे स्टार्टिंग में 5 मेंबर होते हैं, फिर अगले बार एक मेंबर बढ़ाया जाता है पब्लिक वर्क्स का। उसके बाद लास्ट टाइम हमने देखा था एक इंडियन भी अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब देखो क्या, ये तो रिकैप था 1919 का, क्या 1935 में कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। तो देखो क्या चेंजेस हुआ, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं करा गया, कोई बदलाव नहीं करा गया। एज इट इज वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेम रही, सिर्फ एक बदलाव हुआ। और क्या बदलाव हुआ, अब 3 इंडियंस को वायसराय की एग्जीक्यूटिव में अलाउ कर दिया। यानी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले एक इंडियन अलाउ हुआ था, आज के टाइम पे 3 इंडियंस को अलाउ कर दिया गया है। पहले सिर्फ लॉ वाला मेंबर था, अब हमारे पास ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हो ना,
ये जो काले और गोरे का भेदभाव आप समझ रहे हो ना, गोरे का मतलब यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, और ये जो थोड़ा सा चेहरा ब्लैक हुआ है ये इंडियंस के लिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई हो जाए, वैसे कोई भेदभाव नहीं है। तो जो थोड़ा सा डार्क कलर में देख रहे हो वो हम इंडियंस हैं, और जो बिल्कुल व्हाइट है वो अंग्रेज हैं। तो यानी कि लॉ, फाइनेंस और पब्लिक वर्क, ये हमें तीन डिपार्टमेंट हमें मिल गए। यानी कि लॉ मिनिस्ट्री हमारे पास आ गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास आ गई, और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी हमारे पास आ गया। अंग्रेजों ने अपने पास क्या रखा? होम, मिलिट्री, रेवेन्यू। मिलिट्री अभी भी उन्होंने अपने पास ही रखी। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंजेस। यानी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले एक इंडियन मेंबर को जगह थी, अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 3 मेंबर को जगह मिल चुकी है। अब इसके बाद देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर, पहले रिकैप देखेंगे हम 1919 का। 1919 में क्या था? 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर 2 हाउस बनाए गए थे, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। लोअर हाउस का नाम था लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस का मतलब था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको आज राज्यसभा, लोकसभा के नाम से जानते हैं। लोकसभा आपकी ये लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ स्टेट आज के टाइम पे ये राज्यसभा है। ये सेम कॉन्सेप्ट हम आज भी फॉलो करते हैं। अब देखो, पुराने वाले में क्या था? 145 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, 60 मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट में थे। इसका बाइफर्केशन कैसे था? 104 मेंबर इलेक्ट होके आते थे, 41 मेंबर नॉमिनेट होके आते थे, 27 मेंबर नॉमिनेट और 33 मेंबर इलेक्ट। और इसका भी मैंने बाइफर्केशन फर्दर बताया था नॉमिनेट वालों का, कि 26 ऑफिशियल थे और 15 नॉन ऑफिशियल थे। इधर भी 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या बदलाव करा गया। यहाँ पे इन्होंने सीट्स बढ़ा दी, और देखो सीट्स कितनी बढ़ाई। पहले थी 145, अब कितनी हो गई? 375 सीट्स। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट आप देखो डबल से भी ज्यादा कर दी गई हैं, ठीक है ना? सीट्स को बढ़ा दिया गया है। और काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी गई हैं, 260 सीट्स अपर हाउस के अंदर कर दी गई हैं। तो फिर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर भी बढ़ेंगे, तो देखो कैसे होगा, उसके अंदर भी चेंजेस आया। अब इन्होंने बोला कि 125 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से, पहले इलेक्ट होके आ रहे थे, नॉमिनेट होके आ रहे थे, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल थे, वो कैटेगरी खत्म कर दी। अब इन्होंने बोला 125 मेंबर्स आएंगे प्रिंसली स्टेट से, राजाओं वाली स्टेट से, और 230 मेंबर्स आएंगे यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया से। यानी ब्रिटिश इंडिया वो इंडिया था जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था, बट इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन वो स्वतंत्र राज्य थे। और इधर 156 प्लस 104 का कॉम्बिनेशन। अब देखो क्या सीन था आगे इसके अंदर फर्दर। प्रिंसली स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन द फेडरेशन। अब इन्होंने फेडरेशन बनाई थी और इनको बोला कि भाई राजाओं वाले स्टेट अगर चाहे तो फेडरेशन को ज्वाइन करे, अदरवाइज ना ज्वाइन करे। इनकी मर्जी थी, इनके ऊपर कोई थोपा नहीं गया था जबरदस्ती। अब इन्होंने पावर्स को किस तरीके से डिवाइड करा, देखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स, वुमेन, लेबर एटसेट्रा। यानी इन्होंने क्या कर दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया। तो किस किस को दे दिया? मुस्लिम्स को तो पहले ही आ गया था, लेकिन इन्होंने किस किस को दे दिया? अब सिखों को भी दे दिया, यूरोपियंस को भी दे दिया, लैंडलॉर्ड्स को भी दे दिया, वुमेन्स को भी ले आए, लेबर क्लास के लोगों को भी ले आए। तो सारे लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ये ले आए। इसके अलावा कुछ अदर पॉइंट क्या थे? जो सबसे पहले फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करा गया था वो 1935 में इसी एक्ट के थ्रू। और ये फेडरल कोर्ट का मतलब क्या है? फेडरल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट हुआ। यानी कि सुप्रीम, जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और अंग्रेजों ने उसका नाम रखा था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है? और फेडरल कोर्ट बनाया, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। जी बच्चे बोलो। सर ये फेडरल कोर्ट कोलकाता में बनाया गया था या दिल्ली वाला जो है सुप्रीम कोर्ट वही है? दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ओके सर। कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी, ठीक है। यस सर। कैपिटल शिफ्ट हो गई दिल्ली दरबार लगने के बाद। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट टू रिजॉल्व, बच्चे जस्ट वेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 proposed the establishment of federal court to resolve dispute arising between two states or between states and federal government। यानी जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, या कंट्रीज के बीच में, या आपस में सरकारों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो ये फेडरल कोर्ट उस डिस्प्यूट को डील करेगा, ठीक है। इस
का काम था कि सारे डिस्प्यूट को डील करना। और इसी सेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इन लोगों ने आरबीआई को भी बनाया था, रिजर्व बैंक को भी। यानी कि 1934 में इसका एक्ट बनाया गया था और फाइनली इन्होंने 1935 के अंदर आरबीआई की वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1935 के अंदर ही आया, यानी फेडरल कोर्ट भी बन गया आपका। साथ में एक बड़ा डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, मनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी बच्चे, कोई बोल रहा था, बोलो। यस सर। सर जो ये प्रिंसली स्टेट्स के जो आपने बोला कि आएंगे मेंबर्स, तो सर वो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर सिलेक्ट करेंगे मेंबर्स या वहां पे भी वोटिंग होगी सर? वोटिंग होगी बच्चे, वोटिंग। कंप्लीटली इलेक्शन होगा, वोटिंग, वोटिंग। ठीक है, ओके सर। क्योंकि सर वोटिंग सिस्टम उस टाइम पे, हाँ जी, वोटिंग सिस्टम चल गया था ना सर उस टाइम पे, 1935 के टाइम पे वोटिंग सिस्टम आ गया था ना। वोटिंग सिस्टम आ गया था, वोटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, राइट। यस सर। अब देखो आगे क्या था। ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको पता है इसके अंदर क्या चीज मेन याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। फेडरल कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो याद रखोगे 1935। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी स्टेब्लिशमेंट हुआ। साथ में जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशंस बढ़ गई, राजाओं वाली स्टेट्स की भी बढ़ गई और ब्रिटिश इंडिया की भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई। तो आप ये नंबरिंग भी अपने यहाँ पे याद करोगे। आज के टाइम पे ये नंबरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, उस समय आपका 375 था, आज ये 543 हो चुकी है, और ये 260 है आज के टाइम पे, ये 233 हो चुकी है, जिसके ऊपर इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन वाली सीट्स हैं। तो नंबरिंग में आज के टाइम पे और चेंजेस आ गया है। और अभी ना इसके अंदर डिमांड क्या आ रही है, सरकार से डिमांड क्या करी जा रही है, उनसे बोला जा रहा है कि 543 की जगह आप क्या कर दो, इन सीट्स को 1000 कर दो, यानी कि एरियाज को फिर से डिवाइड कर दो और रिप्रेजेंटेशंस बढ़ा दो। तो ये डिमांड है, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। आप देखो कि स्टार्टिंग में सिर्फ 6 से 12 मेंबर आए थे एडिशनल मेंबर, धीरे धीरे बढ़ के देखो कितने मेंबर आ गए। तो ब्रिटिशर्स ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी, यानी इंडियंस को अलाउ करा सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर, लेकिन कब, धीरे धीरे करके 1858 की शुरुआत हुई थी और कब जाके फाइनली मिल रही है 1935। तो इतना टाइम लगा दिया ब्रिटिशर्स ने, समझ रहे हो, यानी कि 75 साल से ज्यादा लगा दिया उन्होंने हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बैठने में। 75 ईयर्स ले गए, धीरे धीरे करके वो हमें रिप्रेजेंटेशन देते गए। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए, आंदोलन बढ़ते गए, उन लोगों को इंडिया को अलाउ करना पड़ा, इंडियंस को अलाउ करना पड़ा। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को फिर अलाउ किया। अब देखो किसी को सर डाउट जितने हो तो साल हमें पूछो। आजाद हुए ना, उतने ही साल उन्होंने लगा दिए थे हमको ये सीट रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, जितने साल आप आजादी में हो गए उतने ही साल उन्होंने लगा दिया इस चीज को रिप्रेजेंट करने में। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कैसा भी। आगे बढ़ो। अब देखो सर एक गवर्नमेंट क्वेश्चन ऑफ, है, सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, यहाँ से सर और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते इसके अलावा? कोई क्वेश्चन ऐसा जो बिल्कुल अलग सा हो, हटके क्वेश्चन बनता हो? नहीं, दो क्वेश्चन इस पे ज्यादातर बने हुए हैं। एक तो फेडरल कोर्ट का क्वेश्चन बनता है कि फेडरल कोर्ट कब बनाया गया था, ठीक है, कौन सा Yes, sir. एक्ट के थ्रू बनाया गया था, ये क्वेश्चन बनता है फेडरल कोर्ट के ऊपर। और दूसरा रिजर्व बैंक के ऊपर बनता है। इसी एक्ट के आने के बाद रिजर्व बैंक और फेडरल कोर्ट आया, ठीक है। ओके सर। मैं ना आपको कल वाले टेस्ट में डाल रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कराया नहीं था, तो मैंने वो क्वेश्चन डाला नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी पढ़ाया ही नहीं था मैंने। अब अगले टेस्ट में डालूंगा नहीं क्योंकि आज बता दिया आपको। अब देखो अगला टॉपिक मैं आपका लेने जा रहा हूं, दैट इज अब इलेक्शन की बात करेंगे। मिनिस्ट्रीज बनाई जाएंगी, इलेक्शन की बात करेंगे हम। अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी इलेक्शन होगा और मिनिस्टर्स वगैरह लोग बनेंगे। 1937 में इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन की पूरी कहानी देखो, पूरी दास्तान देखो कि इलेक्शन में क्या होता है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आया था, तो इसने बोल दिया था कि भाई प्रोविंसेस के अंदर भी इलेक्शन होगा और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी इलेक्शन होगा। अब टोटल सीट्स जो प्रोविंसेस में थी, प्रोविंसेस ये वो प्रांत हुआ करते थे, जैसे आज के टाइम पे राज्य हुआ करते हैं, उस समय प्रांत हुआ करते थे। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे इलेक्शन होने थे। इलेक्शन की घोषणा कर दी जाती है 1936 के अंदर, और कितनी सीटों पे इलेक्शन होना है, 1585 टोटल सीट्स हैं, 1585। और आप जो एरिया देख रहे हो ये आप
पंजाब, सिंध, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ यहाँ इलेक्शन होने बाकी हैं, ठीक है ना। यानी कि इलेक्शन की घोषणा कर दी जाती है 1936 के अंदर, क्योंकि 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और अब वोटिंग होगी। एक बच्चे ने भी बोला भी था भी ये राजाओं वाली स्टेट से किस तरीके से आएंगे, उसी के बारे में। अब देखो वोटिंग होगी और इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है। 1585 सीट्स के ऊपर इलेक्शन है। अब इसके अंदर से 482 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात थी। 482 सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ कौन लड़ सकते थे, मुस्लिम लड़ सकते थे। ये वाली रिप्रेजेंटेशंस ना आज भी चलती है, तो सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं, वो आज भी चलता है कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट आज भी चलता है। अब देखो वोटिंग का टाइम पीरियड आता है, इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस ऑन फरवरी 1937। इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, यानी वोटिंग होती है, 482 सीट्स मुस्लिम्स के लिए होती है। इलेक्शन का रिजल्ट आता है फरवरी 1937 में अनाउंस होता है, और इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है, टोटल सीट्स के अंदर से 707 सीट्स वर वॉन बाय कांग्रेस कैंडिडेट, यानी कि 707 सीट्स कांग्रेस के द्वारा जीती जाती हैं और बाकी सीट्स दूसरी पार्टियों के द्वारा जीती जाती हैं। तो देखो 707 सीट्स पे कांग्रेस जीत जाती है और बाकी सीट्स पे कौन कौन जीतता है। 707 पे कांग्रेस है, 106 पे मुस्लिम लीग जीत जाती है, यानी कि 707 पे कांग्रेस है, 106 सीट्स मुस्लिम लीग जीत जाती है और बाकी सीट्स पे जो आ रही है वो कुछ छोटी मोटी पार्टियां आ रही हैं। यानी कि जब ये इलेक्शन होता है ना, और मुस्लिम लीग को टोटल सीट कितनी मिली थी, 482, यानी कि 482 सीट्स रिजर्व कर दी गई थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, यानी कि वहां से सिर्फ मुस्लिम्स खड़े होंगे। मेरा एक सवाल ये है कि जो 707 सीट्स पे कांग्रेस के कैंडिडेट निकल के आए हैं, क्या इसमें मुस्लिम है कोई या नहीं? 707 में कोई मुस्लिम है या नहीं? यस सर, हो सकते हैं। यस, इन 707 Yes, sir, के अंदर Muslims are there. होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग को अलाउ करा था, मुसलमानों को अलाउ करा था। तो मुसलमान तो किसी भी पार्टी से खड़ा हो सकता है ना, तो कांग्रेस ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे होंगे और मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियन मुस्लिम लीग, इन लोगों ने भी अपने कैंडिडेट उतारे। तो मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा था कि भाई 482 सीट्स में से कम 450 सीट्स तो हम अपनी ले ही आएंगे। मुस्लिम लीग को ऐसा लग रहा था, समझ रहे हो। तो मुस्लिम लीग का यह भ्रम टूट जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई हिंदुओं की पार्टी है, सभी की पार्टी है। जैसे बीजेपी को आज के टाइम पे क्या मानते हैं लोग, हिंदुओं की पार्टी मानते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, वो हिंदुओं की पार्टी नहीं है, वो सभी की पार्टी है। उसके अंदर मुस्लिम कैंडिडेट भी होते हैं और वो जीतते भी हैं इलेक्शन। तो जस्ट लाइक जो इंडियन मुस्लिम लीग थी, इसका भ्रम पहली बार टूटा और इसको पता चला कितनी सीट्स आई सिर्फ इसके पास, 106 सीट, यानी 106 सीट्स इसके पास को लाई 482 में से। तो इसको पता चल गया कि भाई मुस्लिम लीग का कुछ खास वजूद नहीं है। तो तभी मोहम्मद अली जिन्ना ना सेपरेट कंट्री की डिमांड बार बार कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान दे दो, अलग कंट्री दे दो। और 1937 में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया तब तो इनको क्लैरिटी आ गई कि भाई इंडिया वाले जो मुसलमान है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो इंडियन मुस्लिम लीग के ही साथ है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भी हैं, वो दूसरी पार्टियों के साथ भी हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होता है, यानी 482 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन मुस्लिम लीग को कितनी सीट्स मिली, सिर्फ 106 सीट। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत निराशा हाथ लगी। नाउ इट बिकम्स क्लियर दैट मुस्लिम लीग डज नॉट रिप्रेजेंट कंप्लीट मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी थी कि भाई मुस्लिम लीग ना पूरे भारत के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी, वो पूरे भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी। और देख लो सबसे बड़ी पार्टी कैसे है, 707 सीट जीत के आई है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट इंडिया ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया तभी तो वो जीत के आए हैं, यानी कि कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है। और अब ये चीज प्रूफ हो चुकी थी कि वे मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है और वो सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कुछ लोग आज भी भारत के अंदर ना मुसलमानों का ठेकेदार समझने लग जाते हैं अपने आप को। जैसे हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, वो समझते हैं कि भाई मुस्लिम्स की पार्टी मैंने बना रखी है, वो मुसलमानों का ठेकेदार हूँ। डजंट मीन, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई ओवैसी सर ने अपनी उनकी सर उनसे ज्यादा मुसलमान और उनके साथ में पार्टीज के साथ में उनसे ज्यादा मुसलमान, उनसे ज्यादा मुसलमान दूसरी पार्टी के साथ में, कांग्रेस के साथ में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में, यूपी में बीजेपी के साथ में भी है। बिल्कुल सर। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उनको ऐसा लगने लग गया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि भाई मुस्लिम लीग हमने बना रखी है तो मुसलमानों के ठेकेदार बन गया, यानी मुसलमान तो बस हमारी बात मानेंगे। तो उनको क्लियर हो गया था कि मुसलमान
कम्युनिटी को मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट नहीं करती। अब इसके अंदर भी आगे देखो फर्दर। अब यहाँ पे जो सरकार बनती है, किस तरीके से सरकार बनती है, तो यहाँ पे एरिया था बंगाल वाला, यहाँ पे सरकार में आते हैं कृष्ण प्राज प्रजा पार्टी, और यहाँ पे पंजाब के अंदर कोalition का मतलब समझते हो, गठबंधन की सरकार बनती है यूनियनिस्ट पार्टी की। और बाकी जगह जो आप ब्लू कलर का टिक देख रहे हो ना, यहाँ पे सरकार बनती है कांग्रेस की। जो राइट टिक आप देख रहे हो, यहाँ पे कांग्रेस सरकार बना लेती है। पंजाब के अंदर सरकार नहीं बनती, यहाँ पे मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे आज भी गठबंधन की सरकार बनती है ना, उस समय भी मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनी। यानी कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वॉन ऑन 14 सीट्स आउट ऑफ टोटल 17 सीट्स, जो कि वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से खड़े हुए थे। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर बोल सकते हैं अपने आप को कि भाई मैं SC ST वालों का ठेकेदार हूं, क्योंकि 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था, 17 में से 14 जीत गए वो। लेकिन मुस्लिम लीग ने तो 482 पे इलेक्शन जीता था और 25% सीट पे जीत पाए वो। तो कैसे बोल सकते हैं कि वे सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो तो डजेंट मैटर कि वो सारे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 17 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और उनकी पार्टी इंडियन लेबर पार्टी 14 सीट्स जीत गई थी। अब इसके बाद आगे देखो क्या होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ बोला, क्योंकि सरकार बन गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की सिर्फ 3 एरिया को छोड़ के, पंजाब, सिंध और बंगाल। बाकी सारे एरियाओं में सरकार किसकी बन गई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार बना ली है। और उन्होंने सरकार बनते ही बोला कि हम ना कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। यानी कि ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि इंडियंस अपनी सरकार बना सकते हैं। यानी 1935 एक्ट आने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि प्रोविंसेस के अंदर भी इलेक्शन होंगे, प्रांतों में भी इलेक्शन होंगे, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर भी इलेक्शन होंगे। तो कांग्रेस पार्टी पावर में आती है पहली बार 1937 में जब इलेक्शन होते हैं। तो कांग्रेस ने बोला हम सिविलियंस को ज्यादा लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, साथ में जमीनों से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए और सोसाइटी से जुड़े हुए रिफॉर्म्स करेंगे। यानी कि लैंड, इंडस्ट्री एंड सोशल रिफॉर्म्स करेंगे। यानी कि अब टाइम पीरियड था 1937 में इनकी सरकार बन गई थी, और 1937 से 1939 तक 28 महीने हो चुके थे। और बाद में धीरे धीरे ये पता लगने लगा, कांग्रेस बार बार बोलने लगी, यानी कि जो कांग्रेस के जो अपोजिट में थे उनको ऐसा बोलने लगे ये लोग कि कांग्रेस क्या कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के साथ ना पार्शियलिटी कर रही है। यानी ये जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने फिर से अपना वही राग अपना स्टार्ट कर दिया कि कांग्रेस जो है वो हिंदू की पार्टी है, हिंदू के लिए काम करती है, मुसलमानों के लिए काम नहीं करती। क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी? सेपरेट कंट्री, उनको अलग से एक मुल्क चाहिए था। तो बार बार वो यही बात बोलते थे कि भाई कांग्रेस किसकी पार्टी है? सिर्फ हिंदू की पार्टी है। जबकि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस दोनों की पार्टी थी। अब देखो क्या होता है, 1937 में इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है, 28 महीने कांग्रेस को सरकार चलाए हुए हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इस बीच में भी कोई अच्छा रिफॉर्म्स नहीं आ पाता। यानी कि कांग्रेस भी वो काम नहीं कर पाती जो उन्होंने बोला था। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने भी बोल दिया था कि वे 2022 तक मैं सबको घर दे दूंगा। अब उन्होंने नया टारगेट ले लिया कि 2032 तक दे दूंगा। तो वही ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब बड़े बड़े सपने दिखा दो 2022 के, 2032 के, पब्लिक को क्या पता चल रहा है? 10-12 साल का सरकार तो चली जाएगी। जब 22 आएगा, 22 में बोल देंगे 32 में कर दे देंगे। तो वही वाली सिचुएशन है। तो कांग्रेस को भी यहाँ पे मौका मिला, कांग्रेस भी ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाई। यानी कांग्रेस ने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए थे इलेक्शन के अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे, करा कुछ नहीं। यानी 28 महीने बीत चुके थे कांग्रेस की सरकार बने। और यानी कि अब क्या होगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी आवाजें उठेंगी कि भाई आपने तो बोला था कि ये काम कर दोगे, इससे बढ़िया तो ब्रिटिशर्स ही थे, कम से कम कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स तो करते थे। तो देखो आगे क्या होता है। अब आवाज उठनी स्टार्ट हो जाती है और कांग्रेस के बारे में बोला जाता है, कांग्रेस इज पार्शियल टुवर्ड्स हिंदू एंड हिंदूज। यानी कि ये हिंदी और हिंदूज के बीच में पार्शियल थे। और उसके बाद फाइनली 3 सितंबर 1939 को डिक्लेयर कर देते हैं ये लोग, ही डिक्लेयर दैट इंडिया विल बी फाइटिंग अलोंगसाइड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि जो उस समय वायसराय होते हैं लॉर्ड लिलिंगथो, वो क्या बोलते हैं, ये वायसराय डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगा और ब्रिटेन का साथ देगा। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि वायसराय का सिर्फ इतनी सी लाइन बोलना 3 सितंबर 1939 को, क्योंकि उन्होंने सरकार तो इंडियंस को दे दी थी कि आप अपनी सरकार बना लो, हमने सरकार अपनी बना ली थी। और वायसराय क्या करते हैं, अब देखो वायसराय अकेले कैसे अनाउंसमेंट कर सकते हैं? जब तक इंडियन की, जब सरकार किसकी चल रही है, कांग्रेस की, और अनाउंसमेंट कौन कर रहा है, वायसराय। यानी कि सरकार चल रही है, अरे भाई कितने मैसेज आ रहे हैं साथ ही, एक जस्ट वेट बच्चे। देखो सरकार चल रही है इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी की, और ऑर्डर कौन दे रहा है, वायसराय। एक मिनट बच्चे रुकना जरा, मैं जरा अपना नोटिफिकेशन ऑफ करूं, कोई पागल हो गया है बच्चा। जस्ट वेट, जस्ट वेट।
चलो, तो वायसराय एक लाइन डिक्लेयर कर देते हैं, वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि इंडिया ब्रिटेन का साथ देगा वर्ल्ड वॉर 2 में, और ये लाइन गलत हो जाती है। गलत क्यों होती है? सरकार चल रही है कांग्रेस सर की, और आपने स्क्रीन कांग्रेस शो से नहीं भी हो रही। कैसे बोल रहे हो? समझ रहे हो? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? सर आपका मोबाइल का नेटवर्क का ही आ रखा है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अभी स्क्रीन ठीक है। यस यस सर। तो क्या होता है प्रॉब्लम, वायसराय ना कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे बोल देते हैं कि इंडियन साथ देंगे। भाई जब सरकार कांग्रेस पार्टी की चल रही है, तो आपको वायसराय को कम से कम पूछना तो चाहिए था। देखो प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने पावर तो हमें दे दी, लेकिन एक्चुअल में जो असली वीटो पावर थी ना, वो वायसराय के पास थी। अगर इंडियंस कोई लॉ बना सकते थे, तो वायसराय उसको ना खत्म भी कर सकते थे। यानी इंडियंस के द्वारा बनाए गए कानून को वायसराय के पास इतनी पावर थी, वो जब चाहे तब खत्म कर सकते थे। यानी वायसराय को फुल पावर दी गई थी, तो वो किसी भी कानून को खत्म कर सकते हैं। वीटो पावर थी उनके पास, वो अकेले पर्सन खत्म कर सकते थे। यानी पूरी सेंट्रल लेजिस्लेटिव ने मिलकर चाहे जो मर्जी कानून बना लिया, उसको खत्म करने का राइट उनके पास था। यानी फाइनल डिसीजन वायसराय का ही होगा अल्टीमेट। तो वायसराय को लगा भाई मैं अपनी मर्जी से कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकता हूं, तो वायसराय ने बिना कांग्रेस की मंजूरी से, क्योंकि सरकार से बिना पूछे आप कैसे कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हो, तो उन्होंने बिना पूछे कुछ भी अनाउंसमेंट कर दी और बोल दिया कि इंडिया ब्रिटेन का साथ देगा वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, ये बात हम इंडियंस को बुरी लग गई। भाई सरकार में तुम हो या हम है, और तुमने कैसे अनाउंसमेंट कर दी हमसे बिना पूछे कि इंडिया साथ देगा या नहीं देगा। पहले कांग्रेस से तो पूछो कि कांग्रेस क्या चाहती है, साथ देना चाहती है तुम्हारा या नहीं देना चाहती। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो कांग्रेस ने बोला वी आर इन गवर्नमेंट, यू शुड हैव आस्क्ड। भाई कम से कम एक बार पूछ तो लेते हैं, हम सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि कम से कम आपको एक बार पूछना चाहिए था, हम सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। बच्चे 1 मिनट जस्ट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करो, बस 1 मिनट होल्ड करो। हेलो यार, मेरी क्लास चल रही है, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी मेरे पास व्हाट्सएप बज रहा है बार बार। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार मेरे को क्लास में। वो टू टू मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दी, उसके बाद भी मेरा व्हाट्सएप बज रहा है। बाद में करना यार ये मैसेज। चलो, 3 सितंबर को उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन नेहरू की कांग्रेस ने क्या बोला, वी आर इन गवर्नमेंट, यू सर शुड हैव आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन चली गई क्या बच्चे? हाँ जी सर, ब्लैक आ रहा है। मैं जब चार पांच बार लॉग आउट कर चुकी हूँ, बट अब देखो, चेक करो। आई सर स्क्रीन अभी भी सभी के नहीं आ साथ? रही है। रुको, आ रही है सर, आ गई थी। सर आ गई थी। आ रही है बच्चे या नहीं आ रही? जस्ट वेट सर, 1 मिनट रुको सर, टाइम अभी देती है नहीं ना आ रही। हमें। आएगी सर, जस्ट रुको सर, रुको, आ गई सर। आ रही है ना? यस सर। चेक करो वो अपना। चलो देखो, तो उन्होंने बस एक गलती कर दी, उन्होंने सीधे अनाउंस कर दिया कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगी। तो नेहरू कांग्रेस इतनी बात पे बिगड़ जाती है और वो बोलती है कि हम सरकार में बैठे हुए हैं, कम से कम एक बार पूछ तो लेते। उन्होंने वायसराय से बोला वी आर इन गवर्नमेंट, यू शुड हैव आस्क्ड। भाई कम से कम एक बार पूछना बनता है तुम्हारा, क्योंकि सरकार हम चला रहे हैं, तो आपको कम से कम एक बार पूछना चाहिए था। तो वायसराय बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब बताओ कि आप पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करोगे। तो नेहरू कांग्रेस बोलता है, क्या बोलते हैं लोग, वी विल कॉपरेट विद यू ओनली। हम आपका साथ देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। यानी कि अब कांग्रेस को ना मौका मिल जाता है। वो बोलते हैं वायसराय से, वी विल कॉपरेट विद यू ओनली इफ यू प्रॉमिस फ्रीडम दैट आफ्टर द वॉर। यानी कि आप हमें प्रॉमिस करो कि आप हमें आजादी दे दोगे युद्ध के बाद। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस आपको सपोर्ट करेंगे पूरा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप हमें आजादी दे दोगे। अब वायसराय अकेला इतना बड़ा फास्ट फैसला नहीं ले सकते ना, इतना बड़ा प्रॉमिस नहीं कर सकते आजादी दे देंगे, क्योंकि वायसराय भी किससे कंट्रोल होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कंट्रोल होते थे। यानी कि वायसराय को भी किससे पूछना पड़ेगा, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो कि सरकार में, वो ये कह रही है कि भाई इंडियन तब पार्टिसिपेट करेंगे जब आप हमें प्रॉमिस करोगे कि आपको आजादी दे दोगे हमें। यानी कि कांग्रेस को लगा कि यही अच्छा मौका है, ब्रिटेन को हमारे इंडियंस के साथ की जरूरत है, और इंडियंस का साथ अगर इन्हें को वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं मिला तो ये वर्ल्ड वॉर 2 हार जाएंगे। तो उन्होंने अपनी डिमांड भी रख दी कि क्यों ना ब्रिटिशर्स के सामने ये अच्छा मौका है,
क्योंकि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 तो हारेगा नहीं, और वो वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इंडियंस को लगा कि इनसे आजादी मांग लेते हैं, फ्रीडम मांग लेते हैं। तो उन्होंने अपनी डिमांड रख दी कि भाई आप हमें प्रॉमिस कर दो कि फ्रीडम दे दो कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में आपको सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे होता क्या है। तो वायसराय बोले कि भाई इतना ज्यादा इम्पेशेंट मत हो कि हम आपको आजादी देने के लिए तैयार हैं, बट डोंट बी इम्पेशेंट, अपना धैर्य मत खो, आजादी आपको मिलेगी, क्योंकि ये वो टाइम आ गया है, अब आजादी मिलना ज्यादा टाइम नहीं है। 1937 में मैं आ चुका हूँ, 10 साल बाद आजादी मिली जाएगी। आजादी तो पहले मिल जाती है, 1947 तो एक ऑफिशियल डेट थी। एक्चुअल में आप बोलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद कुछ प्रोटेस्ट होंगे, अभी भी कुछ प्रोटेस्ट स्टिल अभी बाकी हैं, उनके बाद आजादी मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी अब जल्दी आने वाले ईयर्स के अंदर। तो वायसराय बोलते हैं भैया इतना धैर्य मत खो, आजादी मिल जाएगी, लेकिन पहले हमारा साथ दे दो आप। तो देखो क्या होता है, इसी के साथ कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन ऑन द इशू ऑन 22 अक्टूबर 1939, यानी कि ये मुद्दा चलता रहता है। फाइनली 22 अक्टूबर का दिन आता है 1939 का, और सारे के सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। बोलते हैं कि भैया जब तुमने हमारी बात सुननी नहीं तो हमें सरकार में बिठाया क्यों? भाई कल को अगर मोदी जी की कोई बात ही ना माने तो सरकार में बैठने का फायदा ही क्या है? तो उन्होंने बोल दिया कि भाई जब सरकार की बात ही नहीं माननी है तो इससे अच्छा है कि हम रिजाइन ही कर देते हैं आपकी सरकार से, आप खुद ही सरकार चलाओ। फिर इंडियंस की सरकार बनवाई क्यों थी जब आपने हमसे कुछ पूछना ही नहीं है? क्योंकि वायसराय ने कांग्रेस पार्टी से बिना पूछे अनाउंसमेंट कर दी थी कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, जबकि सरकार में कौन बैठा हुआ है, कांग्रेस पार्टी। तो एटलीस्ट उनको एक बार पूछना चाहिए था कि इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इंडियंस को मौका मिल गया कि वायसराय से बोल देते हैं भैया आजादी दे दो, तब पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, आपको वर्ल्ड वॉर में पूरी हेल्प करेंगे जितनी हो सकती है, लेकिन फ्रीडम फ्रीडम का प्रॉमिस करना पड़ेगा। लेकिन वायसराय अब फ्रीडम का प्रॉमिस इतनी आसानी से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए ये बार बार कमेटी बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ, नई नई मीटिंग्स होंगी, उसके बारे में हम देखेंगे उन मीटिंग्स के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो वायसराय क्या करेंगे, अब इंडियन कांग्रेस के पास में एक ऑफर भेजेंगे, जिस ऑफर को हम अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। 1940 यानी 1939, 22 अक्टूबर को तो रिजाइन कर चुके हैं, 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता, नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं, दोनों के बीच खींचतान चल रही होती है। तो वायसराय फिर डिसाइड करते हैं क्यों ना इंडियंस को कुछ ऑफर दिया जाए, यानी कि वायसराय ना थोड़ा सा ऑफर देने की कोशिश करेंगे, इंडियंस को लुभाने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको साथ मिल जाए वर्ल्ड वॉर 2 में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मंजूरी के बिना साथ तो मिलना नहीं था, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, देश कांग्रेस के साथ खड़ा था उस समय। ठीक है, जैसे आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है ना, लॉकडाउन में उन्होंने बोला थाली बजाओ तो थाली बजा दी हमने, फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए बोला फ्लैश लाइट ऑन कर ली, जैसे बोला वैसे कर लिया। ऐसा ही जो रुतबा था उस समय कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, इससे भी ज्यादा लोग पागल थे कांग्रेस पार्टी के लिए ना, तभी उसने 70 सालों तक देखो आराम से राज करा, बड़े प्यार से राज करा, तो इतना आसान नहीं था। तो वो तब से पार्टी चली आ रही थी, बहुत जबरदस्त मेजोरिटी से आती थी वो पार्टी। तो हम इसके बाद देखेंगे अगस्त ऑफर, और अगस्त ऑफर का मतलब क्या है, वायसराय ऑफर देंगे जिससे कि इंडियंस क्या कर दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस हाँ बोल दे कि इंडियंस पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, क्योंकि बिना इंडियंस की वर्ल्ड वॉर 2 जीतना इनके लिए इम्पॉसिबल था। देखो अब क्या होता है। अगस्त ऑफर की कहानी वहीं से लिंक होती है। कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था ऑन द इशू ऑफ 22, जो इशू चली रहा था मुद्दा, वायसराय ने अनाउंसमेंट कर दी थी उस मुद्दे पे। 22 अक्टूबर 1939 को इन्होंने रिजाइन करा, और 3 सितंबर 1939 को डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने कि भाई इंडिया पार्टिसिपेट करेगा वर्ल्ड वॉर 2 में। बस यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब देखो क्या होता है। मार्च 40 के अंदर कांग्रेस का एक सेशन बुलाया जाता है बिहार के अंदर, और व्हाट शुड बी कांग्रेस नेक्स्ट स्टेप। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, यानी कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने क्या करना चाहिए, कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात नहीं मानी और उन्होंने जबरदस्ती इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया, क्योंकि वायसराय के पास अल्टीमेट पावर थी, वायसराय चाहते तो वो इंडियंस को धकेल सकते थे। तो अब बात ये थी कि अगर वायसराय ने अगर हमें कुछ ऑफर भी नहीं दिया और अगर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर धकेल दिया, तो फिर कांग्रेस का स्टेप क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी उससे उसको रोकने के लिए। तो कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन दैट कांग्रेस कैन सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2 इफ अ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इज सेट अप एट सेंटर। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई एक काम करो, पूरी तरीके से फ्रीडम मत दो, प्रोविजनल सरकार बनवा दो हमारी सेंटर में, यानी कि आप पूरी आजादी मत दो, अभी आप प्रोविजनल सरकार ही बनवा दो कम से कम, उससे हमें भरोसा हो जाएगा कि भाई तुम
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ टाइम बाद चले जाओगे यहाँ से इंडिया को छोड़ के। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग में डिसाइड करा कि भाई अगर हम वायसराय हमें कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं है तो एटलीस्ट हम उनसे नेगोशिएशन करेंगे और बोलेंगे कि एटलीस्ट आप प्रोविजनल गवर्नमेंट बनवा दो, टेम्परेरी सरकार बनवा दो, परमानेंट सरकार नहीं है वो, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनवा दो कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है इंडियंस आपका साथ देंगे, और जब आप वर्ल्ड वॉर 2 जीत के आ जाओ उसके बाद छोड़ के चले जाना, टाइम ले लेना कि भी 1 साल में जाओगे, 2 साल में जाओगे, 3 साल में जाओगे, उसके बाद चले जाना। तो देखो अब क्या होता है, कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। जब जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड करा कि भी प्रोविजनल सरकार बनवा दो, उससे पहले ही वायसराय ने क्या बोल दिया, आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू, यानी कि वायसराय ने बोला कि मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक प्रपोजल है। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी एक प्रपोजल तैयार करके बैठी हुई है, दूसरी तरफ वायसराय भी बोल रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से कि भाई मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक प्रपोजल है। तो पहले वायसराय का प्रपोजल सुन लेते हैं कि वायसराय का प्रपोजल क्या था। भाई हमने कांग्रेस का प्रपोजल तो देख लिया, वायसराय का प्रपोजल देखो। Lord Lincoln was expecting a wholehearted support in World War II from Indian political parties in response to August offer। यानी कि वायसराय उस समय ये चाहते थे कि इंडियंस का ना पूरी तरीके से सपोर्ट मिले वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो मैं ऑफर दे रहा हूँ, यानी ये अगस्त ऑफर देना चाहते थे। और साथ में क्या चाहते थे कि इंडियंस क्या करें, इनको सपोर्ट करें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट वर ऑलरेडी सपोर्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि मुस्लिम लीग पहले से ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे और प्रिंसली स्टेट, राजाओं वाले स्टेट भी सपोर्ट कर रहे थे कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो कहना ये था जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में है तब तक हम सुरक्षित हैं, अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चलेगी उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और उनको क्या लगता था ये हिंदू की पार्टी है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में रहे। और दूसरी तरफ वो इलेक्शन भी हार चुके थे, उनको पता चल गया था कि भाई मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो उनको ये चीज समझ में आ गई थी। तो वो चाहते थे, तभी तो देखो ना कि ब्रिटिशर्स अपने हाथ से बंटवारा करके गए, उनके सामने सिचुएशन ही ऐसी खड़ी कर दी इन लोगों ने कि उनको बंटवारा करना ही पड़ा। अदरवाइज देश थोड़ी चाहता था कि बंटवारा हो, इंडिया पाकिस्तान 2 मुल्कों में डिवाइड हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई कि उनको बंटवारा करना ही पड़ा और ब्रिटिशर्स ने खुद ही कर दिया, वो जाते जाते भी बंटवारा करके चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि भाई हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। प्रिंसली स्टेट, क्योंकि राजाओं वाली स्टेट थी, वो आराम से जी रहे थे अपने अपने राज्य के अंदर, राजा बने हुए थे, तो राजाओं को लगा भाई जब यहाँ से ब्रिटिश चले जाएंगे तो हमारा राजपाट भी छिन जाएगा, तो हम फिर राजा नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी आ जाएगी, फिर तो लोग चुन के आएंगे। जैसे आज के टाइम पे अब राजा थोड़ी है कोई भी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया उनको भी महाराज बोलते हैं ना, ग्वालियर के राज परिवार से आते हैं, सिंधिया फैमिली से आते हैं, लेकिन अब उनका राज परिवार थोड़ी रहा है ना, तो उनके पास पैलेस बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, सरकारी प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो वही वाला सीन था सेम। तो इनको लग रहा था कि भी हमारा राजपाट चला जाएगा, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट है तब तक राजपाट रहेगा, क्योंकि 1858 अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब वो लेके आए थे, उन्होंने बोला था हम किसी भी राजा के स्टेट के ऊपर अब कब्जा नहीं करेंगे। एनेक्सेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से भी हटा दी थी कि अगर आपका कोई लीगल हायर नहीं होगा तब भी हम आपके राज्य को नहीं हड़पेंगे। उन्होंने बोल दिया था भी राजाओं वाली स्टेट पे अब कब्जा करना बंद, अब किसी के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे। तो इनको लग रहा था भी मजे से रह रहे हैं, टेंशन फ्री रह रहे हैं, तो इससे अच्छा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। मुस्लिम लीग को ये डर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चलेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और उनको ये लगता था कांग्रेस हिंदू की पार्टी है, इनके लिए यहाँ प्रॉब्लम था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नेहरू कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने बोल दिया था कि भाई फ्रीडम दे दो, सपोर्ट कर देंगे आपको। और फिर बाद में उन्होंने ये भी डिसाइड करा अपने सेशन के अंदर कि फ्रीडम नहीं भी दे रहे, प्रोविजनल सरकार बनवा दो, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनवा दो, एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए बनवा दो, वर्ल्ड वॉर 2 में जाओ, वो सरकार बनवा जाओ इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आना, उसके बाद कुछ टाइम तक रहना, फिर चले जाना आप वापस कंप्लीटली इंडिया से। तो देखो क्या होता है, ये जो अगस्त ऑफर था वायसराय की तरफ से, ये क्या था, इसके क्या टर्म्स थे, क्या कंडीशंस थे, वायसराय ने क्या ऑफर दिया, क्या लालच दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास इंडियंस को, वो देखो आप। पहला, वायसराय ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्रिएट कर दी जाएगी। यानी कि वायसराय ने क्या बोला, कांग्रेस डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज कंसीडर्ड। यानी कि उन्होंने बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार बोल रही थी कि हम अपनी संवैधानिक असेंबली बनाना चाहते हैं, यानी कि संविधान हम अपना बनाएं। तो वायसराय ने बोला कि भाई मैं आपको एक ऑफर देता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है ना, वो आप अपनी बना लो, यानी आप अपना संविधान बनाना स्टार्ट कर दो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कांग्रेस बार बार डिमांड कर रही थी कि भाई हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हम लोग खुद संविधान बनाएंगे। क्योंकि 1935 के अंदर भी क्या हुआ,
जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी वही पॉइंट्स कंसीडर करे गए, नेहरू रिपोर्ट को तो कंसीडर करा ही नहीं गया। तो कांग्रेस बार बार बोल रही थी कि भाई हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, तो वायसराय ने उसी प्रपोजल को रखा कि भाई मैं आपकी इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तैयार हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने बोला कि भाई हम भारतीयों को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का राइट देने के लिए तैयार हैं, यानी आप अपना हिसाब से संविधान बना लो, किस तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, इट वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डोमिनियन स्टेटस वाज एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड, और साथ में उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की भी बात करी, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की भी इन्होंने बात कर दी, यानी कि आप अपनी कंप्लीट सरकार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संविधान अपना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या प्रॉब्लम थी, अब आगे देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड टू हैव मोर मेंबर्स ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उन्होंने एक और ऑफर दे दिया। अभी आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखा था ना, 3 मेंबर्स अलाउ कर दिए थे 6 मेंबर्स में से। अब इन्होंने बोला हम 3 से ज्यादा मेंबर इंडियंस अलाउ कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी क्या है, एक प्रॉब्लम थी, वायसराय बहुत चालाक थे, चाहे भले ही ये 6 के 6 मेंबर इंडियंस अलाउ कर देते, लेकिन इंडियंस जो लॉ बनाते हैं ना उसके ऊपर वीटो लगाने की पावर वायसराय के पास आ जाती। प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने हमारी सरकार बना भी दी फिर भी तो आप वीटो लगा दोगे, यानी आप वही लॉ उसी हिसाब से बनेगा जैसा वायसराय चाहेंगे। और वायसराय अपनी मनमर्जी कर ही रहे थे, क्योंकि उन्होंने अनाउंस बिना पूछे कर दिया, सरकार तो आपने बनवाई दी थी, तो ऐसी सरकार का फायदा क्या है जब आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो। यानी इन्होंने पहली बार ये भी बोला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ब्रिटिश मेंबर से ज्यादा इंडियंस को अलाउ कर देंगे हम, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3 इंडियंस अलाउ थे और 3 ब्रिटिश थे। तो उन्होंने बोला कि आप इंडियंस ज्यादा ले लो और ब्रिटिश मेंबर कम रहेंगे, आप अपना सारा कानून खुद बनाओ, ठीक है। दूसरा ऑफर ये था वायसराय का, यानी उन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया की रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को हम बढ़ाने के लिए तैयार, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको पहले बोल दिया, वीटो पावर फॉर माइनॉरिटी। अब इन्होंने क्या दिया, एक वीटो पावर भी दी माइनॉरिटीज के लिए। इन्होंने बोला नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी इन्होंने एक चीज और लाइन एड ऑन कर दी, यानी कि हर तरह की जो माइनॉरिटीज थी ना उसको भी बोल दिया, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है, बाकी जितनी भी कास्ट है वो सब माइनॉरिटीज के अंदर है, तो उन सबको बोल दिया कि वे बिना माइनॉरिटीज के संविधान के अंदर फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, विदाउट माइनॉरिटीज कोई चेंजेस नहीं होगा संविधान के अंदर। यानी कि माइनॉरिटीज को भी भरोसा दिया कि भाई तुम्हारे लिए भी हम कुछ काम करके जा रहे हैं, तुम्हारे हित के अंदर भी तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी चेंज ये लोग नहीं कर पाएंगे खुद से संविधान के अंदर। उसके बाद सवाल ये आता है कि ये तो ऑफर वायसराय की तरफ से आए, अगस्त ऑफर, यानी कि उन्होंने क्या क्या ऑफर दिया। पहला तो उन्होंने बोला कि अपना संविधान खुद बना लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मेंबर ज्यादा ले लो, साथ में उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए बोल दिया कि भाई आपके पास हम वीटो पावर देते हैं कि बिना आपसे पूछे किसी भी तरीके कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इसकी बात करें इन्होंने। अब देखो, हाउ डिड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज रिएक्टेड टू अगस्त ऑफर। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने अगस्त ऑफर, यानी जो वायसराय का अगस्त के अंदर ऑफर आया था, इसको अगस्त ऑफर का नाम दे दिया। ये जो ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन थी, यानी वायसराय को वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से डिस्कस करा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये लोग कंप्लीट फ्रीडम मांग रहे हैं और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वायसराय को बोल दिया था कि भाई एक काम करना, इनको बोल देना संविधान अपना खुद बना लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ज्यादा मेंबर ले लो और साथ में माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन भी कर लो, बिना माइनॉरिटीज से पूछे फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमारे ये ऑफर है, आप इन ऑफर को मान लो। अब देखते हैं हम कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया, कि कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, उसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का चेहरा आपको दिख ही रहा है। मुस्लिम लीग यहाँ से तैयार थी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी रहे, और ऐसा करने से ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। अब कांग्रेस पार्टी ने बोला आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस दिस ऑफर, यानी कि कांग्रेस, नेहरू कांग्रेस की तरफ से बोला गया कि भैया हम तो इस ऑफर को डिस्कस भी नहीं करना चाहते, यानी हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो डिमांड क्या है, या तो फ्रीडम दे दो या प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। समझ रहे हो, उन्होंने सीधे बोल दिया आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस दिस ऑफर, इवन हम इस ऑफर को डिस्कस भी नहीं करना चाहते, ठीक है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम इस ऑफर को डिस्कस नहीं करना चाहते। अब देखो क्या था, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने अपना गोल चेंज कर दिया था दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में, और इनकी अब डिमांड चल रही थी पूर्ण स्वराज की। तो कांग्रेस पार्टी को तो ये अगस्त ऑफर एक्सेप्टेबल था नहीं, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने सेल लगाई ना वायसराय ने, तो अगस्त ऑफर क्या था, जैसे जस्ट लाइक द सेल ऑफर होता है ना, जब किसी का प्रोडक्ट नहीं बिकता
तो वो सेल लगाते हैं। तो जस्ट लाइक वायसराय ने भी कुछ सेल लगाई, उन्होंने बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट कर लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तुम्हारे मेंबर ज्यादा हो जाएंगे, माइनॉरिटीज से पूछे बिना संविधान में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वायसराय ने 3 ऑफर दिए हमें, और तीनों ऑफर कम नहीं थे, बढ़िया नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफर अच्छे नहीं थे, ऑफर अच्छे थे, लेकिन अब बहुत टाइम हो चुका था हमें लड़ते लड़ते उनसे कि भाई इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन दे दो दे दो दे दो, मांगते मांगते थक चुके थे हम लोग। तो हमने सोचा था कि भैया अब चाहिए कंप्लीट फ्रीडम, अब तो पूर्ण स्वराज दो, समझ रहे हो। अब हमें ये बार बार के नाटक नहीं चाहिए कि अब संविधान आप बना लो, ये कर लो वो कर लो, हम चाहते हैं अब कंप्लीट फ्रीडम दे दो, अब यानी आप हमारा देश छोड़ के चले जाओ। अब ये बारी थी, तो ये था हमारे पास अगस्त ऑफर, जो कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आया। और इसका रीजन क्या था, अगस्त ऑफर क्यों आया, उसका रीजन था कि वायसराय ने सीधे ये बोल दिया था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करेगा। तो इंडियन लीडर्स इस पे भड़क गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार हमारी है, आप कैसे अनाउंस कर सकते हो बिना हमसे पूछे। तो बस इसी के फेवर में उन्होंने डिमांड कर दी, फ्रीडम दे दो, सपोर्ट कर देंगे। तो फिर वायसराय ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से डिस्कस करा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनको बोला कि भाई इंडियंस को कुछ ऑफर दे दो, और उस ऑफर का नाम अगस्त ऑफर रख दिया गया। दैट वाज द अगस्त ऑफर 1940। ठीक है। अब देखो क्या था, लेकिन इसमें ना एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। आपने मार्केट के अंदर भी ऑफर देखे होंगे ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, बाय 2 गेट 5 ऐसे ऑफर आते हैं। लेकिन उसमें जब आगे यस जाके सर। पता चलता है कि भाई जिसकी हाईएस्ट एमआरपी है वो दो के प्राइस जोड़ेंगे, लोएस्ट वाले नहीं जुड़ते, हाईएस्ट वाले जुड़ते हैं। तो बात वहीं आ जाती है घूम फिर के। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था, इसमें देखो क्या था, ऑल प्रॉमिस विल बी फुलफिल आफ्टर द वॉर। अब इन्होंने बोला कि हम जितने भी प्रॉमिस कर रहे हैं ना, वॉर के बाद फुलफिल करेंगे। अब वॉर के बाद, वॉर तक का वेट कौन करेगा भाई, वॉर के बाद अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पलट गई फिर क्या होगा। तो इन्होंने बोला कि ऑल प्रॉमिस विल बी फुलफिल आफ्टर द वॉर एंड दैट टू ओनली इफ द कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टी वुड हेल्प द ब्रिटिश इन देयर वॉर एफर्ट्स। यानी अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन कम्युनिटीज उनको वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प करेगी, उसके बाद वॉर खत्म होने के बाद वो अपने सारे प्रॉमिस फुलफिल कर देंगे। यानी उन्होंने जो बोला था आप अपना संविधान बना सकते हो, संविधान भी बना लो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, और माइनॉरिटीज के से बिना पूछे भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस नहीं हो सकता, इसकी भी बात उन्होंने करी। लेकिन कब मिलेगा ये सब, ये तब मिलेगा जब वॉर खत्म हो जाएगा, जब इंडियंस वॉर में सपोर्ट कर देंगे। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये भी डर था ना कि अगर वॉर ब्रिटिश जीत गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, फिर क्या होगा, फिर तो बात वहीं की वहीं आ जाएगी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज को मानने के लिए मना कर देती है कि भाई हमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं चाहिए, या तो आप अभी फुलफिल करो ये सारी डिमांड। ठीक है। तो कांग्रेस ने तो बोला हम आपकी ऑफर को डिस्कस करने नहीं चाहते, हमारा ऑफर सुनना है तो सुन लो। ठीक है। तो ये था वायसराय का अगस्त ऑफर। अब देखो क्या होता है, क्योंकि वायसराय ने तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी, और हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं थे, हम बार बार बोल रहे थे कि पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप सत्याग्रह। तो अब होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो बड़े लेवल का सत्याग्रह अनाउंस करा जाता है, जिसका नाम रखा जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखो इसी चीज को, क्योंकि अगस्त ऑफर कांग्रेस ने मना कर दिया, भाई नहीं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन से हम एग्री नहीं करते, हमें ये अगस्त ऑफर नहीं चाहिए। जैसे कई बार आप लालच में सेल वाले शोरूम में घुस जाते हो और फिर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सुनते हो तो सारा सामान लिया हुआ भी छोड़ देते हो वापस, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही था। सुन तो लिया हमने अगस्त ऑफर, लेकिन जब टर्म्स एंड कंडीशन सुनी तो फिर हमने बोला भैया नहीं चाहिए ऐसी ऑफर, ऐसा सेल हमें नहीं चाहिए। अब देखो क्या होता है इंडिविजुअल सत्याग्रह के अंदर। सबसे पहले हमने ये तो देख लिया था कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था 22 अक्टूबर 1939 को, उन्होंने अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। और इसको रिजेक्ट करने के बाद क्या होता है, बच्चे जस्ट एक मिनट, जरा मेरी मम्मी का फोन आ रहा है घर से, जस्ट मिनट। हेलो, हाँ मम्मी, हाँ अरे वो मेरी क्लास लीजिए, मैं थोड़ी देर में फोन करूंगा, ठीक है। यार तुमने डरा दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या अर्जेंट बात है। चलो ठीक है कह दूंगा मैं। हेलो, देखो बच्चे, तो हमने देख लिया था अगस्त ऑफर रिजेक्ट किया जा चुका है, और चारों तरफ एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो ही चुका था ऑलरेडी। अब देखो क्या सीन था, कांग्रेस पार्टी से बोला जा रहा था, बार बार कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि भैया कुछ करो, क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। यानी कि प्यार से तो वायसराय मान नहीं रहे, आजादी देने की जो हमारी डिमांड है उसके लिए मान नहीं रहे। तो कांग्रेस से बार बार बोला जा रहा था कुछ करो कुछ करो, यानी कि सब जगह से पॉलिटिकल प्रेशर था, सब जगह से दबाव कांग्रेस के ऊपर बनाया जा रहा था, नेहरू कांग्रेस के ऊपर बनाया जा रहा था
तो नेहरू कांग्रेस बोलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलती है ठीक है करते हैं कुछ ना कुछ। अब देखो ये लोग बोलते हैं हाउ अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये कैसा रहेगा कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनके पास एक ही रास्ता था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दो, अंग्रेजों की जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी सिंबल्स वाली चीजें हैं उनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते ये लोग। तो उन्होंने पहला ऑप्शन तो ये रखा कि ये कैसा रहेगा कि अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखो गांधी जी ने बोला नॉट अ गुड टाइम टू लॉन्च मास मूवमेंट, यानी कि एक अच्छा टाइम नहीं है मास मूवमेंट लॉन्च करने का, कि अभी इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट लॉन्च मत करो, यानी कि एक बड़ा प्रोटेस्ट मत करो, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब था पूरे देश के अंदर अंग्रेजों की जितनी भी चीजें थी उनका बॉयकॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी कि पूरे देश के अंदर अगर प्रोटेस्ट होंगे तो ज्यादा इश्यूज आएंगे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये एक अच्छा टाइम नहीं है इतना बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने का, क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स भी टेंशन में है, उनको वर्ल्ड वॉर 2 की टेंशन है, और अगर इस बीच में आपको इस तरह का बड़ा मूवमेंट लॉन्च करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने बोला ये अच्छा टाइम नहीं है, अभी इतना बड़ा मूवमेंट लॉन्च मत करो, क्योंकि हो सकता है कि ब्रिटिशर्स प्यार से मान जाए, अभी भी स्टिल एक होप बाकी थी, हो सकता है कि वे ब्रिटिशर्स अनाउंस कर दें ठीक है हम फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ज्यादा बड़ा मूवमेंट अभी लॉन्च करना सही नहीं है। पता चला हमने मूवमेंट लॉन्च कर दिया और ब्रिटिशर्स ज्यादा भड़क गए, और अभी वो प्यार से कुछ ऑफर दे भी रहे थे, हो सकता है बाद में वो कोई भी ऑफर हमें ना प्रोवाइड करें, ठीक है। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि ये कोई अच्छा टाइम नहीं है किसी भी तरह का मास मूवमेंट लॉन्च करने का। अब देखो क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, मास मूवमेंट लीड्स टू वायलेंस, हिंसा होती थी उसके अंदर। अब देखो गांधी जी ने क्या बोला, बाय लॉन्चिंग अ मूवमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 गांधी जी डिड नॉट वांट टू एम्ब्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्ब्रेस भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी थी। तो उन्होंने बोला भाई मास मूवमेंट नहीं करेंगे, इसकी जगह हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह कर लो, सब अपना अपना सत्याग्रह करना स्टार्ट कर दो, इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह करो। तो इसका नाम जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज, ये सत्याग्रह नहीं है, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह है, ठीक है। इंडिविजुअल लोग सत्याग्रह करेंगे इसमें। अब देखो क्या होता है, सारे लोगों ने बोला, नेहरू कांग्रेस ने भी बोला ओके ठीक है, गांधी जी की बात मान लेगी, उन्होंने बोला ठीक है हम इंडिविजुअल सत्याग्रह कर लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। अब देखो क्या होता है अब देखो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, और इनकी जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज और कंप्लीट फ्रीडम, अभी ये साइड में हो चुकी है, और एक ही राइट मांग रहे हैं ये 2FM राइट टू स्पीच, कि हमें बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारी डिमांड चेंज हो गई और एक ही चीज हम इनसे मांग रहे हैं, 2FM राइट टू स्पीच, ठीक है। अब ये लोग ब्रिटिशर्स बोलते हैं डिड नॉट वी हैड राइट टू स्पीच, कि हमारे पास भी कोई राइट, पता है राइट टू स्पीच क्यों मांग रहे थे, बोलने का अधिकार क्यों मांग रहे थे, क्योंकि वायसराय ने ना बिना पूछे बोल दिया कि इंडियन पार्टिसिपेट करेंगे। भाई पूछ तो लेते एक बार, बोलने का अधिकार तो दो कम से कम। इंडियंस के अंदर अगर आप बोल रहे हो कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, इंडियन से तो पूछ लो। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम से कम इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो पूछो। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस हाँ बोलेगी तभी ठीक है। तब इन्होंने बोला कि भाई अभी हमें आजादी नहीं चाहिए, कम से कम हम इनसे छोटी चीज पे लड़ते हैं, मुद्दे पे लड़ते हैं, कि भाई हमारा मुद्दा क्या था, क्योंकि इनका मेन मुद्दा ये था कि भाई आपने इंडियन से पूछा क्यों नहीं, बिना पूछे कैसे अनाउंस करा, क्योंकि सरकार में तो कांग्रेस बैठी हुई, तो कांग्रेस पार्टी से आपको पूछना चाहिए था कि वो आजादी आपका पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ब्रिटेन के साथ या नहीं। तो उन्होंने बोला थर्ड, देखो इसका रीजन यहाँ पे आ रहा है, ही डिक्लेयर दैट इंडिया विल बी फाइटिंग अलोंगसाइड ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये था हमारा 2FM राइट टू स्पीच, की भी बोलने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, इसके बारे में हम सत्याग्रह करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द राइट टू स्पीच ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राइट टू स्पीच को सप्रेस कर दिया और उन्होंने खुद ही अनाउंस कर दिया। और फाइनली 1940 के अंदर इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी लगा दिया। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ये था, जब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद हो, जब पहली वर्ल्ड वॉर थी तब भी इन्होंने ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाया था, और बाद में सर रॉलेट को बुलाया गया था बाद में, ठीक है। और रॉलेट ने क्या बोला था, इसको परमानेंट लगा देना चाहिए, और बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया था, रॉलेट एक्ट रख दिया गया था परमानेंट। लेकिन बाद में इस रॉलेट एक्ट को वापस लेना पड़ा, तो इन्होंने फिर से यही वाला डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 लगा दिया। यानी कि ये आप क्या कर सकते थे, किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, किसी के घर में तलाशी ले सकते थे, किसी को भी विदाउट एनी वारंट टेररिस्ट घोषित कर सकते थे, और उसके खिलाफ केस भी नहीं चलेगा, मजे की बात, और जेल में डालने का अधिकार इनके पास था ही। यानी अगर कोई भी मूवमेंट करता हुआ पाया गया तो ऐसा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो वॉर में बिजी हो जाएगी, तो इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रोटेस्ट हुए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगा दिया जाए, क्योंकि हम तो वर्ल्ड वॉर 2 में चले जाएंगे। अब क्या हो रहा है,
डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट डिक्लेयर कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पास मैनी ऑर्डिनेंसेस टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू ऑर्गेनाइज। यानी इन्होंने काफी सारे छोटे छोटे ऑर्डिनेंस भी पास कर दिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर किसके पास थी? वायसराय के पास। और ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक वैलिड होता था? एटलीस्ट 6 मंथ। 6 मंथ तक तो वैलिड होते होता था। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस की आजादी को दबाने के लिए, और राइट टू ऑर्गेनाइज कि आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? कुछ ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए। अब देखो क्या होता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट होता है। गांधी जी बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड द डिक्लेरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन पीपल विदाउट कंसल्टिंग देम। यानी कि हम जो ये सत्याग्रह कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह, वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस की सलाह के बिना ही क्या कर दिया? इन्होंने ये बोल दिया कि इंडियन क्या करेंगे? वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। हम इसके खिलाफ हैं। इनको हमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि सरकार हमारी है। अब देखो क्या होता है। इंडियन डू नॉट सपोर्ट इन द वर्ल्ड वॉर 2। ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कि गांधी जी सारे इंडियंस से अपील करते हैं कि भैया आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट नहीं करना है। ब्रिटिश चाहे कुछ भी बोले, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी बोले, आप सपोर्ट मत करना। किसी को भी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह का पर्पस ही क्या था? टू अफर्म राइट टू स्पीच, अपना बोलने का अधिकार लेना, क्योंकि बोलने का अधिकार तो हमारा है। अब देखो क्या होता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह को 2 फेजेस में चलाया जाता है। पहला फेज इसका स्टार्ट होता है अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1940, और उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होता है जनवरी 1941 से दिसंबर 1941 तक। तो देखो क्या होता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है, नेहरू कांग्रेस भी स्टार्ट कर रही है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह को ज्वाइन करते हैं आचार्य विनोबा भावे, जो कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थे गांधी जी के। गांधी जी के स्पिरिचुअल शिष्य हुआ करते थे ये विनोबा भावे। ये स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर 11 अक्टूबर 1940 को। और कब तक चलता है इनका इंडिविजुअल सत्याग्रह? 21 अक्टूबर 1940 तक इनका सत्याग्रह चलता है। और 21 अक्टूबर को इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? आचार्य विनोबा भावे को 21 अक्टूबर 1940 को अरेस्ट करवा देती है। यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी के शिष्य ने स्टार्ट करा, आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में स्टार्ट करा, और 11 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट करा था। लेकिन 21 अक्टूबर 1940 तक चलता है ये। ज्यादा दिन नहीं चलता, सिर्फ 10 दिन चलता है सत्याग्रह। और 10 दिन के अंदर अंदर क्या होता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर देती है। अब अरेस्ट कर लेगी तो सत्याग्रह कम, क्योंकि नेता ही जब अरेस्ट हो जाएगा तो सत्याग्रह कौन करेगा? तो अब देखो आगे क्या होता है। आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, ये 3 लोग सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। पहला वाला सत्याग्रह लॉन्च हो चुका है विनोबा भावे का, और वो अरेस्ट हो चुके हैं। और फर्स्ट फेज वाज सस्पेंडेड इन दिसंबर 1940। पहला फेज सस्पेंड हो चुका है दिसंबर 1940 के अंदर। यानी जो इंडिविजुअल सत्याग्रह करा था वो फ्लॉप शो रहा उसका, क्योंकि लीडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब दूसरा फेज स्टार्ट होता है। गांधी जी बोलते हैं चलो फिर से स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, और दिस टाइम अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन दिस मूवमेंट। इस बार क्या होता है? बहुत बड़ी संख्या में लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। यानी कि इस मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, और ये लोग एक ही नारा देते हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। अब देखो आपके एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, कौन से ईयर में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? तो याद रखना, इंडिविजुअल सत्याग्रह का जब फेज 2 स्टार्ट हुआ था 1941, तब ये नारा डिक्लेयर करा गया था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था? इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे, और 1941 के अंदर दिया गया था। ठीक है। अब देखो क्या होता है। ऑन मे 15, 1941, अराउंड 20,000 पीपल्स वर अरेस्टेड ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह। यानी सब के सब लोग इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह कर रहे थे, लेकिन अप्रोक्स कम से कम 20,000 लोग अरेस्ट कर दिए जाते हैं। कम से कम 20,000 लोगों को अरेस्ट किया जाता है इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के दौरान। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इन लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है, क्योंकि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था कि किसी भी तरह की आपके पास आजादी नहीं थी, आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, प्रेस की आजादी नहीं थी, किसी भी तरह की आजादी नहीं थी। और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट 20,000 लोगों को अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद कांग्रेस का सेशन होता है दिसंबर 1941 में, और कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है। कांग्रेस पास अ रेजोल्यूशन देन that they can support British government in World War 2। यानी कि एक रेजोल्यूशन ये पास करते हैं कि वो चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन वही थी, इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉमिस कंप्लीट फ्रीडम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। यानी कि हम ब्रिटेन को अभी भी सपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, लेकिन कब? उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर लिया था कि सपोर्ट तभी करेंगे ब्रिटेन को
जब वो हमें प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको कंप्लीट फ्रीडम देंगे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा वो इंडिया छोड़ के वापस अपने देश चले जाएंगे, तभी हम उनको वर्ल्ड वॉर टू में सपोर्ट करेंगे। स्टिल वी आर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स इन वर्ल्ड वॉर टू, बट उनको इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इसमें आपको एक नारा याद रखना है, बस दिल्ली चलो, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941, और इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले किसने स्टार्ट करा इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो आंसर आएगा आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, जो कि गांधी जी के शिष्य थे। 2-3 क्वेश्चन इंडिविजुअल सत्याग्रह के ऊपर आते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है आपके पास, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, अब देखो ये मिशन क्या था। इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ब्रिटिश फोर्सेस हैड सफर्ड हैवी डिफीट एट द हैंड ऑफ जापानीज आर्मी। यानी जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है, जापानीज आर्मी ना ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत भारी पड़ती है, यानी कि इनको बहुत बुरी तरीके से हार मिलती है। जापानीज फोर्सेस इन्वेडेड मलाया एंड द ड्रोव द ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम मलायन पेनिसुला। मलायन पेनिसुला से ब्रिटिश आर्मी को यहाँ से भगा देती है। देयर एयरक्राफ्ट बॉम्ब सिंगापुर, सिंगापुर के ऊपर ये लोग बॉम्ब फेंक देते हैं। एंड हैड इन्वेडेड हांगकांग एंड फिलीपींस। यानी ये जापानीज आर्मी क्या करती है उस समय, पेनिसुला से ब्रिटिश सैनिकों को भगा देती है, सिंगापुर के ऊपर बॉम्ब गिरा देती है, और हांगकांग और फिलीपींस के अंदर भी आक्रमण कर देती है। यानी कि ब्रिटिश आर्मी की जो हालत है वो खराब हो चुकी है, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को इस समय अब सपोर्ट चाहिए था इंडिया का, क्योंकि वो अकेले तो जापानीज आर्मी का मुकाबला कर नहीं पा रहे, उनके पास आर्मी कम पड़ चुकी है। तो वो चाहते थे कि स्टिल अभी भी सपोर्ट मिल जाए इंडियंस का। तो अब वो ना एक नई ऑफर के साथ भेजेंगे, यानी अगस्त ऑफर तो उनका रिजेक्ट हो गया, अब वो नया ऑफर भेजेंगे, क्रिप्स को भेजेंगे साथ में कुछ ऑफर लेके, और इसी को बोला जाएगा क्रिप्स मिशन। यानी कि सर क्रिप्स आएंगे और वो कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने रखेंगे कि भाई वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करवा दो और ये ले लो हमसे डिमांड। तो अभी देखते हैं कि वो क्या डिमांड के साथ आते हैं। यानी कि स्टार्टिंग कैसे होती है क्रिप्स मिशन की, वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्टिंग में क्या होता है, जापानीज आर्मी के द्वारा ब्रिटिश को बहुत बुरी हार देखने को मिलती है, और उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं आगे देखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच जापान वाज एबल टू कंकोर दीज ब्रिटिश कॉलोनीज, उसका एक तरीका क्या था, सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि देयर वर प्री एग्जिस्टिंग एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स इन दीज कंट्रीज। यानी इन सारी कंट्रीज में ना लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, तो उन लोगों ने भी ना जापान का साथ दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, समझ रहे हो। और ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि भाई अगर जापान जीतता गया वर्ल्ड वॉर टू, अगर जापान जीतता गया वर्ल्ड वॉर टू, तो उसके बाद ये क्या करेगा, इंडिया पे भी अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे हाथ से इंडिया भी चला जाएगा। तो ब्रिटेन को ये भी डर था कि भाई बाकी कंट्री तो हाथ से जा रही हैं, और जब जापान सारा वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा तो वो तो इंडिया पे भी अटैक करेगा, फिर इंडिया को भी जीत लेगा वो, तो इनको ये भी प्रॉब्लम थी। तो क्या सीन आ रहा है यहाँ पे, मेन रीजन क्या था कि जहाँ पे जो लोग रह रहे थे ना इन कंट्रीज में, उन लोगों ने भी जापानीज आर्मी का साथ दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से भगाओ, एटलीस्ट जापान सरकार यहाँ पे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है, दिल्ली चलो की बात चल रही है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारे हाथ से इंडिया भी निकल जाए, यानी कि उनको पता है कि भाई जापान आगे तो बढ़ने से रुकेगा नहीं, वो तो आगे बढ़ेगा और इंडिया के ऊपर भी अटैक करेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट 3-4 कंट्री ऑलरेडी अपने हाथ से निकाल चुकी है, तो अब उसको लगता है कि भाई हम इंडिया को खोना नहीं चाहते, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू लूज इंडिया, वो इंडिया को हारना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। अब देखो क्या होता है, so they felt the necessity of revising and softening their attitude towards demands of Indians। यानी कि उनको लगता है कि भाई हमें अब अपनी सॉफ्टनिंग एटीट्यूड को, यानी अपने बिहेवियर को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा, और जो इंडियंस डिमांड कर रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा तो हमें सॉफ्ट बनना पड़ेगा। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तक बोल रही है ना कि भाई ये ऑफर है आपका, यानी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखी है, तो उनको लगा कि भाई हमें अब कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखो इन्होंने क्या करा, in order to win over the sympathies of the Indian masses and political party during the Second World War। यानी कि उनको लगा कि भाई हमें इंडियंस की सिंपैथी तभी मिल सकती है जब हम उनके लिए कुछ करें, तो यानी कि इंडियंस हमारा सपोर्ट तभी करेंगे भाई जब हम उनके लिए कुछ करेंगे। अब देखो, तो ब्रिटेन हैड टू डू समथिंग, ब्रिटेन को कुछ ना कुछ इंडियंस के लिए करना पड़ेगा, तो इसी को करने के लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन लॉन्च करा 1942 के अंदर, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा,
और क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स कुछ रेजोल्यूशंस के साथ आए थे, उनके पास कुछ ऑफर्स थे, देखेंगे कि वो क्या क्या लेके आए अपने बैग के अंदर। अब देखो क्या था। British government is ready to grant the dominion status with complete internal and external autonomy। यानी उन्होंने बोला कि भाई जो आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे ना, ले लो। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार है आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए विद कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी। यानी कंप्लीटली आपका ही राज रहेगा, यानी प्रांतों में भी आपकी सरकार रहेगी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी आपकी सरकार रहेगी। कंप्लीट तरीके से हम आपको आपकी सरकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, उन्होंने क्या बोला, ये देंगे लेकिन आफ्टर द वॉर। क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी ये लग रहा था कि अगर हमने इनको सरकार बनवा दी, हो सकता है इंडियन सपोर्ट ना करे। उनको भी डर था और हमें भी डर था कि भाई हमने सपोर्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स ने बाद में सरकार नहीं बनवाई। तो कंडीशन फिर उनकी सेम थी, यानी कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको देने के लिए तैयार हैं और कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए तैयार हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार है, लेकिन कब? वर्ल्ड वॉर 2 के द्वारा। ठीक है। और दूसरा इन्होंने प्रपोजल फिर वही रखा संविधान बनाने वाला कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। और इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होंगे ये प्रोविंशियल की असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर है वहां से भी इलेक्ट करे जाएंगे और राजा भी नॉमिनेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर राजाओं के द्वारा भी नॉमिनेट करे जाएंगे और प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट करके भी आएंगे। तो उन्होंने बोल दिया एक तो आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, साथ में आप अपना संविधान बना सकते हो। फिर से वही वाला ऑफर दे रहे हैं जो पहले ऑफर दिया था उन्होंने अगस्त ऑफर के अंदर कि आप अपना संविधान बना लो, लेकिन उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात इन्होंने नहीं करी थी। अब डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो प्रस्ताव पास कर दिया था कि भाई हमारा मुद्दा डोमिनियन स्टेटस नहीं रहा, हमारा मुद्दा क्या रहा? पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस पार्टी तो एग्री करेगी नहीं क्योंकि उनको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो वो डोमिनियन स्टेटस की बात में नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने तो अपना रेजोल्यूशन पास कर लिया था, कांग्रेस का सेशन हो चुका था ऑलरेडी। तो देखो क्या होता है आगे। अगला इन्होंने बोला राइट टू सी। इन्होंने बोला प्रोविंसेस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन कुड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। अब इन्होंने बोला कि भाई जो प्रोविंसेस ज्वाइन करना नहीं चाहती हैं वो अपना अलग संविधान बना लें और वो एक अपनी सेपरेट यूनियन बना सकती हैं। यानी ऐसे राज्यों को ऑफर दिया कि भाई जिसको ज्वाइन करना है भारत के साथ वो भारत के साथ ज्वाइन करो और जिसको भारत के साथ ज्वाइन नहीं करना वो मत करो। जैसे स्टार्टिंग में आपको पता होगा 1947 के अंदर जब देश आजाद होता है तो सारे प्रिंसली स्टेट ज्वाइन कर लेते हैं भारत के साथ। 546 के अंदर से 543 ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं करते, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। जूनागढ़ के राजा प्यार से मान जाते हैं, हैदराबाद के ऊपर हम अटैक करते हैं, जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है, जो आज भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि भाई बर्डन नहीं है, अगर आप भारत के संविधान को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लेना, अदरवाइज राजाओं को बोल दिया गया कि भाई आप अपना संविधान खुद भी बना सकते हो, यानी कि आपकी मर्जी है। आप युद्ध के बाद, ये भी कंडीशन आफ्टर द वॉर थी, यानी इन्होंने फिर वही टर्म्स एंड कंडीशन ऑफरों की लाइन फिर लगाई, लेकिन वो सारे ऑफर कब कंप्लीट पूरे करेंगे ये लोग? आफ्टर द वॉर। यानी ऑफर एक के बाद एक दे रहे हैं, लेकिन सारे ऑफर कब कंप्लीट करने के लिए तैयार है? आफ्टर द वॉर। कंडीशन एक ही थी कि भाई आफ्टर द वॉर दे देंगे आपको ये चीज। इसके बाद देखो हाउ डिड इंडियन रिएक्टेड टू क्रिप्स प्रपोजल। इंडियंस ने इस क्रिप्स प्रपोजल के ऊपर किस तरीके से रिएक्शन दिया? देखो, कांग्रेस डिड नॉट लाइक द क्रिप्स प्रपोजल एज एवरी प्रपोजल वाज टू बी फुलफिल आफ्टर द वॉर। कांग्रेस ने बोला कि भाई हमें आपका कोई भी प्रपोजल अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह एक ही कंडीशन लगा दी कि भाई हम आपकी बात कब फुलफिल करेंगे? आफ्टर द वॉर। समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि आपको किसी ने चेक दे दिया 20 लाख रुपए का और आपसे बोला भाई आप 20 लाख रुपए के मालिक बन गए, लेकिन कब दे दी? 2 महीने बाद की डेट डाल दी। क्या फायदा उस चेक का? क्या आप 20 लाख रुपए के मालिक बने? आंसर इज नो। ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। आपको बोल दिया भाई 20 लाख रुपए का चेक है और डेट पड़ी हुई उस पर 2 महीने बाद की, क्या फायदा उस चेक का? वो तो जीरो है फिर। तो यहाँ पे भी क्या था, तो गांधी जी ने बोला भाई तो पोस्ट डेटेड चेक जैसा है, ये तो बेकार है, क्या फायदा है इस चीज का? आप तो बोल रहे हो कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं करा, फिर क्या करेंगे? तुम्हारा तो काम हो जाएगा, इंडियंस ने सपोर्ट कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 जीत भी जाओगे, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमें फिर से मूवमेंट करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो इंडियंस क्या कर रहे हैं? अभी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। गांधी जी ने बोला नहीं भाई, तुम्हारा प्रपोजल क्रिप्स भाई, आपका प्रपोजल हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी सारी प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस तो आपके अच्छे हैं, हम मान लें आपकी बात, लेकिन सारे के सारे प्रॉमिस आप कब कर रहे हो? आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद के प्रॉमिस कर रहे हो। अब देखो आगे क्या होता है। सारे के सारे प्रपोजल्स इनके रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है, एवरीथिंग, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया गया। और मुस्लिम लीग से बाद में पूछा गया क्या
आप हमारे प्रपोजल को लाइक करते हो, तो मुस्लिम लीग ने भी बोल दिया कि भाई हम भी आपके प्रपोजल से खुश नहीं है। मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि भाई हमें इस तरीके से कुछ ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी, उन्होंने बोला पाकिस्तान कहाँ है भाई, प्रपोजल के अंदर पाकिस्तान तो है ही नहीं, पाकिस्तान बनवाओ तभी हम आपकी बात मानेंगे। यानी मुस्लिम लीग ने बोला इस प्रपोजल में पाकिस्तान की तो कोई बात है ही नहीं, और अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो उसके बाद तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज आ जाएगा, तो अगला मुल्क तो बनेगा ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो एक ही डिमांड थी भाई, उनको अब अलग से कंट्री चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि वो सारे मुसलमानों को इंडिया के रिप्रेजेंट नहीं करते। उन्होंने बोला वेयर इज पाकिस्तान इन दिस प्रपोजल। मुस्लिम लीग वाज आई नॉट हैप्पी आइदर, मुस्लिम लीग भी हैप्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई इसके अंदर, प्रपोजल के अंदर कि हम एक नई कंट्री बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। और अगर ये पाकिस्तान की बात कर भी देते तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बिगड़ जाती कि भाई आप कैसे हमसे बिना पूछे देश के दो हिस्से कर सकते हो, यहाँ भी प्रॉब्लम थी। और इंडियन मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई पाकिस्तान भी बने, और मैंने आपको बताया था वो पाकिस्तान वर्ड यहाँ पे यूज हो ही गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। तो इंडियन मुस्लिम लीग भी इनके प्रपोजल से हैप्पी नहीं थी, यानी कि इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन कह सकते हो आप। यही एक वो नक्शा था क्रिप्स मिशन, जहाँ पे पाकिस्तान यानी कि इंडिया के बंटवारे का एक तरीके से ब्लूप्रिंट रख दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और इसी के साथ स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो मिशन था वो फेल हो गया, यानी कि वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं बना पाए। यानी कि वो अपने प्रपोजल्स लेके आए, लेकिन सारे प्रपोजल्स वर्ल्ड वॉर 2 के थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि भाई आप एक दो प्रॉमिस तो ऐसे करो जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले आप फुलफिल करो। सारे के सारे प्रॉमिस आप कर रहे हो लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इसलिए हमको उनके प्रपोजल्स अच्छे नहीं लगे, और इसी के साथ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का ये मिशन भी फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। अब देखो आगे क्या होता है इसके बाद। ये मिशन तो फ्लॉप, यानी कि फिर बात नहीं बनी, इसका मतलब कुछ और मूवमेंट करना पड़ेगा, और अब बड़े लेवल पे मूवमेंट होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। ये मूवमेंट कुछ दमदार था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यानी इसकी स्टोरी भी, ये सारे टॉपिक ना मैं आपको स्टोरी वाइज इसलिए करवा रहा हूँ, लिंक है ये सारे आपस में, ठीक है। और मैं एक काम करूंगा, इसकी पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा। अप्रोक्स मैं 50+ टॉपिक्स आपको करा चुका हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और अभी 2-3 टॉपिक और आने, एक क्लास और लगेगी मेरी इसके ऊपर, एक क्लास और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, कंप्लीट पैक हो जाएगा मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। सिर्फ सिंगल क्लास 1 आवर की क्लास की जरूरत है बस मुझे अब, इसके बाद मुझे कोई 2 आवर्स की क्लास की नीड ही नहीं है। मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल पैकअप कर दूंगा इसका, ठीक है। पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा कि पहली हायरार्की में आपने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक क्या है, इंटरलिंक है, आपस में जुड़े हुए टॉपिक्स हैं ये सब, ठीक है। आप देख ही रहे हो, क्रिप्स मिशन फेल हुआ, फिर इसकी स्टार्टिंग हो जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट से। तो अगर आपने एक भी टॉपिक मिस करा तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो देखो क्या होता है, ब्रिटिश क्रिप्स मिशन फेल हो चुका है 1942 के अंदर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू ऑफर एन ऑनरेबल सेटलमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अच्छा सेटलमेंट ऑफर नहीं कर रही, एंड अ रियल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस एटलीस्ट ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि युद्ध के टाइम पे नहीं कर रही। आफ्टर द वॉर तो प्रॉमिस कर रहे हैं वो, उनके प्रॉमिस हमें अच्छे भी लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सारे के सारे प्रॉमिस ना आफ्टर द वॉर हैं, वॉर से पहले नहीं है उनके प्रॉमिस, यानी कि उनको वॉर से पहले करने चाहिए थे। तो अब देखो क्या था, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। गांधी जी ने बोला भैया हम इनसे कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं चलते कि ये लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इधर जापान और ब्रिटेन के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है, और इंडियन इकोनॉमी वाज फॉलिंग डाउन। इंडियन इकोनॉमी क्या हो रही है, बहुत तेजी से गिर रही है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। दूसरी तरफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी वर सोअरिंग हाई, और एसेंशियल कमोडिटीज के जो प्राइस हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। वॉर टाइम के ऊपर हमें भी कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। ओनली वे टू सेव इंडिया फ्रॉम जापानीज अटैक टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी, यानी गांधी जी ने बोला भैया एक ही तरीका है जापानीज अटैक से सेव करने का, भारतीय इकोनॉमी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा, तभी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फोर्स ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, यानी अगर हम ब्रिटिश को फोर्स कर दें कि भाई इंडिया छोड़ के जाओ, तो जापान हमारे ऊपर अटैक ही नहीं करेगा, क्योंकि जापान का कोई रीजन ही नहीं होगा इंडिया के ऊपर अटैक करने का। तो जापान तो वहां अटैक कर रहा था जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का राज था, समझ रहे हो। तो जापान सिर्फ वहां अटैक कर रहा था जहां पे ब्रिटिशर्स का राज था। तो गांधी जी ने सोचा अगर हम ब्रिटिशर्स को आउट ऑफ इंडिया भेज दें, यहाँ से निकाल दें, तो जापानीज आर्मी हमारे ऊपर अटैक करेगी नहीं, क्योंकि उनकी और हमारी तो कोई लड़ाई है नहीं।
तो ये पॉइंट था। अब देखो क्या होता है, इसी चीज के ऊपर वर्धा रेजोल्यूशन निकाला जाता है। वर्धा रेजोल्यूशन क्या होता है, वर्धा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक मीटिंग होती है और उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि भाई हम अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, यानी कि कांग्रेस वाज रेडी अनदर मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार थी कि हम एक नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और किसकी लीडरशिप में करेंगे इस मूवमेंट को लॉन्च? अब देखो, सी राजगोपालाचार्य अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी राजगोपालाचार्य ने क्विट इंडिया मूवमेंट का अपोज किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने छोड़ दी। इसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी बॉम्बे के अंदर गोवालिया टैंक पे चढ़ जाते हैं ऊपर की तरफ और यहाँ से पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया है। और ये सिचुएशन थी करो और मरो वाली, डू और डाई, डू और डाई वाली सिचुएशन है, यानी कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है किसी भी तरीके से। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आ चुका है, 47 दूर नहीं है, तो ब्रिटिशर्स अब भागी जाएंगे ऑलमोस्ट। अब देखो, गांधी जी ने बोल दिया हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दूसरा, गांधी जी ने बोला नो नेगोशिएशंस विद वायसराय, यानी अब हम किसी भी तरह का नेगोशिएशन वायसराय के साथ नहीं करेंगे। हम उनको बोलेंगे भैया जाओ छोड़ के, अब किसी भी तरह का कोई नेगोशिएशंस के मूड में नहीं है, जितने नेगोशिएशंस करने थे कर चुके और वायसराय मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करा जाएगा और इस समय हमें चाहिए पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और हम किसी भी तरह का कोई भी नेगोशिएशन वायसराय के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखो क्या होता है, गांधी जी आस्क गवर्नमेंट ऑफिसर टू नॉट क्विट देयर जॉब एंड इंस्टेड जस्ट डिक्लेयर देयर एलिजेंस टू द कांग्रेस। गांधी जी ने बोला कि भाई जितने भी हमारे इंडियन ऑफिसर हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, तुम अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन सपोर्ट किसको करो? कांग्रेस को करो। दूसरा, सोल्जर्स को उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भाई तुम अपनी सोल्जर्स को ये बोला कि अपनी पोस्ट से ज्वाइन मत करो, ब्रिटिश आर्मी में बने रहो, लेकिन सपोर्ट किसको करो? कांग्रेस को करो। किसानों से बोला कि आप किसी भी तरह का कोई लैंड रेवेन्यू मत दो, किसी भी तरह का कोई टैक्स मत दो इनको। तो गांधी जी ने कुछ अनाउंसमेंट इस तरीके से करी। अब क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अरेस्ट कंप्लीट कांग्रेस, हो सकता है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना आप लोगों ने मूवमेंट नहीं रोकना है, यानी मूवमेंट चालू रखना। अगर कांग्रेस की लीडरशिप, कंप्लीट लीडरशिप भी अरेस्ट हो जाती है तो मूवमेंट मत रोकना, क्योंकि मूवमेंट फ्लॉप क्यों होते थे? क्योंकि लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता था और पब्लिक क्या करती थी? वायलेंस करती थी, हिंसा करती थी। फिर वो मार्शल लॉ लगाते थे और फिर पब्लिक को मारते थे और गांधी जी फिर क्या करते थे? मूवमेंट वापस ले लेते थे। तो इसलिए प्रॉब्लम आती थी कि मूवमेंट वापस लेने की वजह से वहीं पे बात रुक जाती थी फिर। तो गांधी जी ने इस बार पहले ही बोल दिया था कि ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट करवा दे, ठीक है, तो आपने डरना नहीं है। अब देखो क्या होता है, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ गांधी जी स्पीच, गांधी जी की कुछ घंटों की स्पीच के बाद कंप्लीट कांग्रेस लीडरशिप वाज अरेस्टेड एंड पुट इनसाइड द जेल। यानी कि जो गांधी जी ने बोला था कि भाई हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट सारी कांग्रेस को अरेस्ट करवा दे और जेल में डाल दे, ऐसा हो सकता है, तो वैसे ही हुआ। गांधी जी की स्पीच के कुछ घंटों बाद उन्होंने क्या करा? पूरी कांग्रेस लीडरशिप को अरेस्ट करवा दिया ब्रिटिशर्स ने और जेल में डाल दिया, ठीक है। इवन गांधी जी वाज आल्सो अरेस्टेड, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया, यानी महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। न्यूज किसी भी तरह की कोई पब्लिश नहीं हो रही है, प्रेस वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन मूवमेंट गेन मोमेंटम इन फर्स्ट 6 to 7 वीक्स, मूवमेंट ने मोमेंटम गेन करा, यानी कि मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और लेकिन सरकार ने भी क्या करा? दया नहीं दिखाई, बहुत बुरी तरीके से पीटा। गवर्नमेंट ब्रूटली अटैक द प्रोटेस्टर्स, गवर्नमेंट ने भी बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्टर्स के ऊपर अटैक करा, उनको बहुत मारा, बहुत पीटा। उसके बाद क्या होता है, अराउंड 1 लाख पीपल्स वर अरेस्टेड, 1 लाख लोग अरेस्ट करे गए। और गांधी जी ने यहाँ से जेल से बैठे बैठे क्या कर दिया? स्टार्टेड अ 20-day फास्ट, गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट अनाउंस कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, गांधी जी से वायसराय बोलते हैं कि भैया अपना फास्ट तोड़ दो। गांधी जी ने बोला सवाल ही नहीं होता, यानी कि मैं अपना फास्ट नहीं तोड़ूंगा। गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो गांधी जी ने जब फास्ट अनाउंस करा, वायसराय उनसे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर भाई महात्मा गांधी की गलती से डेथ हो गई फास्ट की वजह से, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी सारी पब्लिक फिर तो सड़कों पर उतर जाएगी, जेल वेल कुछ नहीं छोड़ेंगे ये लोग, सब में आग लगा देंगे फिर। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी, गांधी जी अपना फास्ट तोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप कुछ खा लो। तो गांधी जी ने बोला मतलब ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं अपना फास्ट वापस नहीं लूंगा। फिर आगे क्या होता है, गांधी जी फास्ट वाज इन रेस्पॉन्स टू ब्रिटिश वायलेंस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। और गांधी जी का ये पास जो फास्ट था
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टेंट्स को पीटा था ना, उनको उनके अगेंस्ट में जो हिंसा करी थी, वायलेंस क्रिएट करी थी, उसके रेस्पॉन्स में एक जवाब था गांधी जी का कि भाई तुमने इंडियंस को इतनी बुरी तरीके से मारा, वायलेंस क्रिएट करी, मैं फास्ट अनाउंस कर रहा हूँ। और जब अगर मुझे कुछ हो जाता है इस फास्ट की वजह से, तो इंडियंस आपको नहीं छोड़ेंगे फिर, क्योंकि उनको भी पता था ये, क्योंकि गांधी जी को सारे के सारे लोग फॉलो करते थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे फास्ट अनाउंस कर दिया था। अब क्या होता है, न्यूज ऑफ गांधी जी फास्ट गेव अ न्यू एनर्जी टू द मूवमेंट। अब यानी कि क्या होता है, जो गांधी जी का फास्ट होता है, इससे मूवमेंट को एक न्यू एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही पब्लिक को पता चलता है कि भाई गांधी जी ने जेल में बैठे बैठे फास्ट कर दिया है 21 दिन का, तो लोग जो बाहर थे सड़कों पे, अब उन्हें एक नई एनर्जी मिल जाती है कि भाई अगर हमारे लीडर ने जेल से बैठे बैठे भी वो कुछ कर रहे हैं, तो हम तो अभी जेल से बाहर हैं। तो उन्होंने, गांधी जी ने पहली वार्निंग दे दी थी कि भाई इस बार रुकना मत, अगर हमारी पूरी लीडरशिप भी अरेस्ट हो जाए तो आप लोग डरना मत, हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको भी अरेस्ट करे, लेकिन इस बार मूवमेंट वापस मत लेना, किसी कुछ भी हो जाए मूवमेंट वापस नहीं लेना है, मूवमेंट को चलते रहने देना है। तो जैसे ही इनके पास, पब्लिक के पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि भाई गांधी जी ने फास्ट रख लिया है, तो पब्लिक को एक नई एनर्जी मिल जाती है और मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है। डेमोस्ट्रेशन एंड स्ट्राइक स्टार्टेड अगेन, फिर से वही मूवमेंट स्टार्ट हो गया और स्ट्राइक, हड़तालें होनी शुरू हो गई। गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रिसीव मेल्स ऑल ऑफ द प्लेसेस इंडिया एज वेल अब्रॉड डिमांडिंग द रिलीज ऑफ गांधी जी। और सरकार के पास ईमेल आने लगे, लेटर आने लगे, भाई गांधी जी को रिहा करो, रिहा करो। यानी कि फौरन तक से उनके पास लेटर्स आने लगे, ईमेल्स आने लगे कि महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा करो, आपको गांधी जी को जेल से छोड़ना पड़ेगा। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, मिस एन एन आर सारकर, एच पी मोडे, इन्होंने क्या करा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वायसराय की रिजाइन कर दिया। और फाइनली 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से अरेस्ट करना था। तो इंडिया वाज अ पीसफुल अगेन, यानी कि जैसे ही गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, इंडिया फिर से शांत हो जाता है। अ सेंस दैट मूवमेंट हैज फील्ड डिप्रेस मैनी नेशनलिस्ट, यानी कि क्या होता है, जब गांधी जी जेल से बाहर आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो मूवमेंट है, अब ये मूवमेंट फेल हो गया है। काफी सारे इंडियंस को धक्का लगता है और वो डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई इतना अच्छे लेवल पे हमने मूवमेंट स्टार्ट करा था और ये मूवमेंट फ्लॉप हो गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें आती हैं, क्या, प्रिपेयर द नेशन फॉर इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने नेशंस को इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर कर दिया था। नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर थे, यानी कि वो ब्रिटिशर्स को अब पसंद ही नहीं कर रहे थे। साथ में हाई पब्लिक मोरल, यानी कि पब्लिक का मोरल भी बहुत हाई था। तो यानी कि ये जो मूवमेंट था भले ही फ्लॉप हो गया हो, लेकिन इस मूवमेंट ने क्या करा, कुछ अच्छा काम करा। और वो अच्छा काम क्या था, एक तो नेशनलिज्म का राइज हुआ, साथ में पब्लिक का मोरल भी हाई हुआ, ब्रिटिश सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट भी लोग आ गए, और हम लोग इंडिपेंडेंस के लिए भी पूरे को पूरे राष्ट्र को इन्होंने प्रिपेयर कर दिया। तो दैट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1944 के अंदर जाके खत्म हुआ। अब मेरे पास 2 साल बचे हुए हैं, मैं फिर से फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री पे आऊंगा और 1947 के अंदर दो टॉपिक आपको और कराऊंगा। माउंट बेटन लेडी इंडिया के अंदर आएंगे अपने प्लान के साथ, और इंडिया के दो हिस्से कर देंगे, एक को इंडिया बना देंगे और दूसरे को पाकिस्तान बना देंगे, और हमें आज़ादी मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री मेरा दी एंड की तरफ है। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी टॉपिक से आज वाले पोर्शन में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने जहाँ नेहरू कांग्रेस वाला हमें बता रहे थे 22 अक्टूबर 1939 में रिजाइंड ऑन द इशू, वहां पे एक जगह आपने मार्च 1940 कांग्रेस सेशन वाली बात की थी, जब वो प्रोविजनल लेके आए थे नेशनल कांग्रेस के लिए। वहां पे कंफ्यूजन होगी कि ऊपर 39 फिर 40, नीचे फिर दोबारा से आ गया दिसंबर 39 जहाँ पूर्ण स्वराज मांगा था उन्होंने। शुरू हुआ था 1939 में, सेशन का पुराने वाले बस, ठीक है। मतलब उसके लिए क्या हुआ, क्या चेंजेस कैसे आया एकदम से, यो नहीं समझ आई थी वहां पे। कौन सा वाला पॉइंट था ये बताओ, तो कौन सा ये था वाला जब टॉपिक था। अगस्त ऑफर लेके आ रहे थे उसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे। जस्ट वेट, देख लेते हैं क्या था।
बच्चे ये था वो लाहौर सेशन की बात थी दिसंबर 1929, क्योंकि इस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का मुद्दा हो चुका था हमारा डिक्लेयर, तो हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, क्योंकि अगस्त ऑफर में वो डोमिनेंट स्टेटस दे रहे थे हमें 39 मतलब ये राय आपने रिपीटेड बताई थी दोबारा से कि पहले ऐसा हुआ था? हाँ, तो पहले हमने डोमिनेंट स्टेटस की मांग करी थी, अब नहीं कर रहे थे, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। ओके, जो मुझे यही हमें अब कंफ्यूजन हुई कि ऊपर बात 39-40 की चल रही है, बीच में 29 कैसे आ गया? 29 बच्चे इसलिए आया क्योंकि वाइस हम पहले डिमांड कर रहे थे डोमिनेंट स्टेटस की 29 में, लेकिन अब चल रहा है 1939, तो अब हमें अब हाँ, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ये ठीक पहले है था सर। हमारा मुद्दा, वो था कि भाई 1929 में हम चाह रहे थे डोमिनेंट स्टेटस, अब नहीं चाहिए, अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सर अब जो हमें वो क्विट डिमांड इंडिया नहीं। मूवमेंट थी, जी सर उसमें भी इन लोगों ने, हमारे इंडियंस ने बॉयकॉट किया था ना फॉरेन प्रोडक्ट्स को, हाँ, उसमें बॉयकॉट किया था। और वो 1942 में थी। हर मूवमेंट में हमने बॉयकॉट किया है इनके प्रोजेक्ट का, हर मूवमेंट में कंप्लीट तरीके से बॉयकॉट करते थे हम। बस ये था क्विट इंडिया मूवमेंट इतना सक्सेसफुल क्यों रहता है, क्योंकि गांधी जी ने इस बार बोल दिया था भैया किसी भी तरह का कुछ भी हो, बस हिम्मत मत हारना, छोड़ना मत। काफी हद तक ये सर सक्सेसफुल और हुआ। एक वो भी और तो था, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने मार्च करी थी और सॉल्ट मनाया था, वो कौन सा एक्ट है? वो वो तो कौन बच्चे सी हमने उनकी देख मूवमेंट लिया है? वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आता है, किस में आता है? और मैंने आपको बता ही दिया था कि गांधी जी ने सॉल्ट ब्रेक करके वो लॉ तोड़ा था। सर तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही आएगा ना, जब उन्होंने स्टार्ट किया था। उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट है वो। सर बेसिकली यहाँ सिविल पर ये जो ओके सर। डिसोबीडियंस के सारे लॉ तोड़ना, सारे प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना बड़े लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर, किसी चीज को नहीं मानना उनकी बात को। जी सर यहाँ पर ये मार्च 1940 में जो कांग्रेस सेशन हुआ है, आपने जैसे पहले बताया था ना दिसंबर में ही होता था, हाँ हाँ, तो ये मार्च में है। इमरजेंसी आएगी तो कभी भी हो सकता है सेशन ना, ठीक है क्योंकि सर। सिचुएशन ही ऐसी थी ना, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था भैया वर्ल्ड वॉर 2 में आपको धकेला जा रहा है, तो सेशन तो जल्दी बुलाना पड़ेगा ना, एक साल का वेट नहीं करेंगे फिर। अब इंडिया के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, टेररिस्ट अटैक पर अटैक होने स्टार्ट हो जाए, हम सेशन का वेट नहीं करेंगे, पार्लियामेंट का सेशन हाथों हाथ बुलाया जाएगा, इमरजेंसी मीटिंग होगी, जस्ट लाइक दैट। ओके सर। समझ गए? क्योंकि देश के अंदर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आ चुकी है भाई वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल रहे हैं, तो फिर दिसंबर का वेट नहीं करेंगे, 6 महीने में तो वही ब्रिटिशर्स भेज देंगे इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में। उन्होंने मीटिंग करी और बोला नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ही तो लीडरशिप में थी, कांग्रेस जो बोलेगी वो इंडियंस ने करना था, बस सिंपल था। कांग्रेस बोल देती कि वर्ल्ड वॉर 2 में जाना है तो लोग चले जाते, कांग्रेस ने मना कर दिया तो कोई नहीं गया। और कोई टेस्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आज वाला भी 10 घंटे तक चल रहा होगा, वो रात के 11-12 बजे तक चलेगा, अटेम्प्ट कर लेना, अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास और लूंगा कल, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करूंगा आपको, कल जनरल नॉलेज वाली क्लास लूंगा, एक्स्ट्रा सेशन रहेगा 1 आवर के अराउंड का रहेगा, टाइमिंग मैं उसकी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है मेरी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मंडे खत्म करूंगा, मंडे वही सेम टाइम रहेगा मेरा 4 से 5, 3 to 5 नहीं 4 to 5, क्योंकि 1 आवर का टॉपिक है, 2 टॉपिक रह गए मेरे छोटे छोटे, मैं 4 से 5 ही खत्म कर दूंगा, देन फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद क्या करूंगा, आप सारा टॉपिक रिवाइज करके रखो, थर्सडे के अंदर, फ्राइडे का वेट, सैटरडे का वेट नहीं करेंगे, थर्सडे कंप्लीट टेस्ट होगा, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, 50 के आसपास क्वेश्चंस दूंगा पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आज ही बता दिया, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, 4-5 दिन पूरे पूरे अच्छे से तैयार कर लो, 50 क्वेश्चंस आएंगे। और इतना भी बता देता हूँ, जो बच्चा 30 से अबव स्कोर करेगा वो समझ लेना एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेगा, क्योंकि मैं इसमें अपना बना हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं दूंगा, सारे क्वेश्चंस वो दूंगा जो आपके एग्जाम में, पास्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगर आपने 30+ स्कोर करा तो आप समझ लेना कि भाई यू आर इन अ गुड डायरेक्शन, और अगर नहीं स्कोर करा तो आप समझ जाना कि भैया पढ़ने की अभी बहुत जरूरत है, और पढ़ाई करो, फिर से स्टडी करो, रिकॉर्डिंग्स होती है हर ऐप के अंदर, हर क्लास की, फिर से सुनो, जरूरत है आपको। ठीक है, देखो मेरे फेस टू फेस बैच वाले बच्चे तो नोट्स ही बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते, यहाँ पे तो मैं कभी भी किसी के भी नोट्स चेक कर लेता हूँ, जिसके नहीं मिलते उसी दिन उसी क्लास से हाथों हाथ हटाता हूँ वहीं से, मैंने कहा जाओ भाई कल आना वापस जब नोट्स बना के लाओगे, किसी का भी रैंडमली किसी का भी नंबर लग जाता है, तो मुझे नहीं पता आप में से
क्योंकि मैं ये काम आपके साथ नहीं कर सकता कि भाई एक एक बच्चे के नोटबुक के आपसे फोटो मंगवाऊं। आपकी इच्छा है, सब समझदार हो, बड़े बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि आप मेरी पीडीएफ इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हाथों हाथ नोट्स बनाया करो। कुछ पॉइंट बीच बीच में बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था तो नोट कर लिया करो, नोट करने में कुछ नहीं जाता। और नहीं नोट करा हो तो अभी भी ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग्स बहुत पड़ी हुई है सारी की सारी आपके पास, टिल द एग्जाम्स रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, करो। क्योंकि भाई जब तक नहीं पढ़ोगे ना, आप देख रहे हो, अगर पीडीएफ मेरी काउंट करना स्टार्ट करोगे ना, चेक करके देखना कितनी पीडीएफ होगी, 50-60 के आसपास पीडीएफ होंगी। जब सारे कंटेंट को मर्ज करोगे ना, तो सोच के देखो, एक एक पीडीएफ के अंदर 20-20, 25-25, 40-40 पेज हैं किसी किसी पीडीएफ में, ऑन एन एवरेज 30 पेज होंगे, 1500 पेज की पीडीएफ है ये। तो बहुत डेटा मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि आज मैंने 4th नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट दिया था। 4th नंबर का मतलब है 4 वीक लग गए मुझे इस टॉपिक पे सिर्फ। इतना तो हमें मेडिकल पे भी टाइम नहीं लगता है, एंशिएंट में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम लगता है मॉडर्न पे। और मैं इसको टाइम इसलिए भी देता हूँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करा है पूरी स्टोरी के साथ कि भाई कब क्या क्या हुआ, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि भाई गांधी जी का ना बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है, क्योंकि उनकी एक आवाज पे पूरी पब्लिक उनके साथ होती थी, ठीक है। तो गांधी जी को हम ऐसे ही फादर ऑफ नेशन नहीं बोलते। और कांग्रेस ने ऐसे ही इतने सालों तक राज नहीं करा, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है देश के लिए ना, तो इसलिए अब बोलना आसान होता है भाई। कांग्रेस को भी लोग पहले ये बोलते थे ये हिंदू की पार्टी है, जैसे आज बीजेपी को बोलते हैं ये हिंदू की पार्टी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज अलग है कि भाई धर्म के बेस पर राजनीति ना डिवाइड हो जाती है, क्योंकि आजकल तो रिलीजियस मैटर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। चलो कल मिलेंगे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, और कल मैं जो आपका टॉपिक लूंगा ना, 2 टॉपिक लूंगा बड़े बड़े, एक लूंगा दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ स्पोर्ट्स, ठीक है। 2 टॉपिक खत्म करूंगा, बुक्स एंड ऑथर्स, दूसरा स्पोर्ट्स का टॉपिक, साथ में फेस्टिवल दूंगा क्योंकि फेस्टिवल्स में मेरा कुछ बताएं। दूसरी लिस्ट करेंसी की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कल ही। करेंसी आप खुद याद करोगे, करेंसी किस कौन से देश की कौन सी करेंसी है, फेस्टिवल्स के नाम आप याद करोगे, वो याद करने वाला काम मैं आपको हाथों हाथ कल की क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। चलो कल मिलेंगे, टाइम मैं आपको अनाउंस कर दूंगा ग्रुप के अंदर, जो टाइम दूंगा उसी टाइम के हिसाब से आ जाना, और रिकॉर्ड कर दूंगा वो वाली क्लास। टीचमेंट पे आपको आईडी भेजूंगा उसके ना, क्लासरूम ज्वाइन करना।